चलिए दोस्तों, सो वेरी 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 गुड इवनिंग। और स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों अपन अपना बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट, दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों, ऑडिट। चलो, ऑडिट के अंतर्गत बेसिकली अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने सबसे पहले तो ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ी थी दोस्तों। ऑडिट की डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ी थी? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस व्हाट दोस्तों, ओपिनियन। एन ओपिनियन ऑन व्हाट दोस्तों, ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके, ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में अपन ने देखा था भाई। ट्रू एंड फेयर व्यू कितनी चीजें होती है? तीन चीजों से बनता है, एक है पी, एक है आर और एक है डी। व्हाट इज पी आर डी? पी स्टैंड्स फॉर पॉलिसीज, आर स्टैंड्स फॉर रेगुलेशंस एंड डी स्टैंड्स फॉर व्हाट दोस्तों, डिस्क्लोजर्स। ओके, जो भी पॉलिसीज है उसके बारे में अपन ने समझा था कि जो भी पॉलिसीज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए दोस्तों, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए एंड कंसिस्टेंट होनी चाहिए। फिर हमने बात किया था रेगुलेशंस की, तो उसके बारे में हमने समझा था इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और फिर हमने बात किया था डिस्क्लोजर की, दैट इज ऑल एंड मटीरियल चीजों का डिस्क्लोजर होना चाहिए। फिर हमने बात किया था ऑडिट के बारे में कि भाई ऑडिट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल ऑडिट और एक कौन सा होता है, एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मतलब बेसिकली ये मैनेजमेंट कराता है, एक्सटर्नल ऑडिट वो होता है जो जनरली शेयर होल्डर्स कराते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स कराते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट, और जो मैनेजमेंट कराएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट जो हो जाता है दोस्तों वो बेसिकली नॉन इंडिपेंडेंट पर्सन करता है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि उतना इंडिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि ये बंदा किसका होता है, मैनेजमेंट का बंदा होता है। कुल मिलाकर के ये जो इंसान है दोस्तों, ये तीन चीजों में काम करता है। एक है ये चेक करने का कि भाई जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो कंप्लीट है कि नहीं है। दूसरा वो ये चेक करता है कि सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स हैं या नहीं है। और तीसरा वो ये चेक करता है दोस्तों, दैट इज हमारा जो बोलना चाहिए दोस्तों क्या, दैट इज कंप्लीटनेस इन अकाउंटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स हो गया, एडहेरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी। वो ये चेक करता है कि एडहेरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट अपन ने बात किया था एक्सटर्नल ऑडिटर के बारे में। एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, सीए होता है, और इसका मेन काम क्या होता है दोस्तों, चेकिंग करना। चेकिंग करके क्या देना, ओपिनियन देना, ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये बातें अपन ने कल किया था। और क्या बात कर ली थी अपन ने, क्वालिटीज के रिगार्डिंग बातें कर लिया था, याद होगा आपको दोस्तों। दैट इज क्वालिटीज होती है दो प्रकार की, एक होती है टेक्निकल और एक कौन सी होती है, पर्सनल। टेक्निकल क्वालिटी में अपन किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट के बारे में। देख सकते हैं आप सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, चाहे हम बात करें लॉ की, अकाउंट्स की, ऑडिट की, टैक्स की, कॉस्ट की। तो ये हो जाती है हमारी कौन सी, टेक्निकल, हमारा हो जाता है ये हमारा क्या दोस्तों, टेक्निकल क्वालिटी। ओके, फिर अपन ने देखा था कौन सी क्वालिटी दोस्तों, दैट इज पर्सनल क्वालिटी। पर्सनल क्वालिटी के अंतर्गत अपन ने इसे याद किया था, कैसे याद किया था बताइए दोस्तों, IOCP2 की किट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, जहां पे आई का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, इंटीग्रिटी, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिविटी, सी का मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, पी का मतलब प्रोफेशनल स्किल्स, फिर एक और पी है उसका मतलब प्रोफेशनल जजमेंट, के का मतलब नॉलेज, आई का मतलब इंडिपेंडेंस एंड टी का मतलब क्या है, टैक्टफुलनेस, और लास्ट वर्ड क्या है दोस्तों, कॉन्फिडेंशियलिटी। समझ में आ गया? यही चीजें अपन ने कल की क्लास में देखी थी। बताइए क्या यहाँ तक की चीजें सारी याद आ रही है आपको? बोलो यस और नो। यस, पक्का? चलो ग्रेट भाई ग्रेट, मजा आ रहा है। चलिए, अब अपन ने कल की क्लास में इतना तो देख ही लिया था। अब अपन जो है दोस्तों बातें करेंगे कुछ इसी से ही रिलेटेड, कुछ डिफरेंस बिटवीन अपन ने ऑडिटिंग एंड, अच्छा ये भी हो गया था अपना ऑडिटिंग वर्सेस अकाउंटिंग के बारे में। मुझे बताएंगे रिकॉर्डिंग जो होती है वो कहाँ पर होती है, अकाउंटिंग में। एग्जामिनेशन कहाँ पर होता है बताइए, ऑडिटिंग में। किसका सीए होना जरूरी है दोस्तों, ऑडिटर का, ठीक है। किसके अंतर्गत सीए नहीं होना जरूरी है, अकाउंटिंग में। किसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स का नॉलेज चाहिए, वो है ऑडिटिंग। और किसमें आपको सिर्फ अकाउंट्स का नॉलेज चाहिए दोस्तों, वो है अकाउंटिंग। ओके, किसके अंतर्गत अगर हम बात करें दोस्तों, आपको एएस को फॉलो करना पड़ता है। तो एएस को फॉलो करना पड़ता है इन केस ऑफ व्हाट दोस्तों, अकाउंटिंग। और किसमें एसए को फॉलो करना पड़ता है, ऑडिटिंग। ओके, किसके अंतर्गत अगर हम बात करें, आपका ऑब्जेक्टिव है ये पता करना है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं, वो क्या है दोस्तों, ऑडिटिंग। वेरी गुड। किसके हम ये बोल सकते हैं, इट इज अ आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो वो क्या है दोस्तों, अकाउंटिंग। वेरी गुड। चलिए, ये भी हमारा कंसेप्ट हो गया। चलो अब आइए दोस्तों, अब अपन बात करेंगे और अंदर की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। आ जाइए, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। चलो ध्यान से समझेंगे, न्यू टॉपिक है। चलो, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन,
मैं जानना चाहता हूं दोस्तों, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई इन्वेस्टिगेशन ये वर्ड आपने कहां सुना हुआ है, बताइए। किसी केस को सॉल्व करना, ओके वेरी गुड। सीआईडी में आपने जनरली ये सुना होगा कि भाई सीआईडी क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करी जाए तो मतलब कहीं पर कुछ गड़बड़ होता है ना, तो इंसान क्या कराता है, इन्वेस्टिगेशन कराता है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत कहीं ना कहीं पहले गड़बड़ हो चुका होता है तो पता रहता है कि गड़बड़ी कहां पर होने वाली है। तो आज इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग दोनों लगभग लोगों सेम मानते हैं, क्योंकि ऑडिटिंग में भी चेकिंग होती है, इन्वेस्टिगेशन में भी चेकिंग होती है, लेकिन ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन टोटली सेम नहीं है, दोनों में बहुत सारा अंतर है दोस्तों। जैसे इफ आई टॉक अबाउट ऑडिट, तो ऑडिट बेसिकली क्या है, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, बट इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, मतलब वो एकदम ही डीप इनसाइड देख करके चेक किया जाता है। जो ऑडिटिंग होती है दोस्तों, उसके अंतर्गत अपन ये चेक करते हैं कि जो अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो करना चाहिए, जो अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन क्योंकि एक स्पेशल पर्पस के लिए होती है, तो हम ये चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर चीज जो है, वो जो फैक्ट है, वो जो प्रॉब्लम हमें समझ में आई थी, क्या वो वहां पर है या नहीं है। ओके जो ऑडिटिंग होती है उसके अंतर्गत अपन बहुत सारी चीजें चेक करते हैं। तो ऑडिटिंग का जो स्कोप होता है ना, वो थोड़ा वाइड होता है। क्या होता है दोस्तों, थोड़ा वाइड होता है। बट इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो उसका स्कोप लिमिटेड होता है। उसका स्कोप कैसा होता है दोस्तों, लिमिटेड होता है। जो ऑडिटिंग होती है वो हर साल कराई जाती है। ऑडिटिंग कैसी होती है दोस्तों, हर साल कराई जाती है। और जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो जब रिक्वायर्ड होगा तभी कराएंगे, वो हर साल होता नहीं है। ओके ऑडिटिंग के अंतर्गत अगर हम बात करें तो अब इन्वेस्टिगेशन में हमें पता रहता है कि जो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुका है, कुछ गड़बड़ हो चुका है, तो हमारा वहां पर ना शकी दिमाग एकदम ऊपर रहता है। तो ऑडिटिंग जो है और इन्वेस्टिगेशन जो है, इसके अंतर्गत जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने काम को काफी सस्पिशियस मोड पे करता है। व्हाट इज सस्पिशियस मोड, थोड़ा शकी दिमाग के साथ, थोड़ा शकी दिमाग के साथ काम करता है। लेकिन अगर अपन बात करें ऑडिटिंग की, तो ऑडिटिंग में इतना शकी दिमाग लगाया नहीं जाता है। तो ऑडिटर डज नॉट प्लान एन ऑडिट विद सस्पिशियस इन हिज माइंड। तो ऑडिट में सस्पिशियस माइंड होता है बट नहीं होता है, बट इन्वेस्टिगेशन में होता है। अच्छा ऑडिटिंग ना हर साल कराई जाती है। तो ऑडिटिंग क्योंकि हर साल कराई जाती है ना, तो ये एकदम अंदर डीपली घुस के नहीं होती है। ठीक है, आज अगर मैं बात करूं दोस्तों, ध्यान से समझिए, इफ आई टॉक अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं रिलायंस जो है दोस्तों, उसके अंतर्गत लगभग मैं बोलता हूं 3 लाख करोड़ का टर्नओवर है। 3 लाख और फिर क्या दोस्तों, करोड़, 3 लाख करोड़ का टर्नओवर है। मोटा माटी अगर मैं बात करूं तो इनके लगभग नहीं हो तो मैं बोलूं तो लगभग 3000 करोड़ बिल फटे होंगे। चलो 3000 करोड़ को भी और कम कर देता हूं मैं, चलो 300 करोड़ बिल फटे होंगे, तब जाकर के 3 लाख करोड़ रुपए का यहां पर क्या हुआ दोस्तों, टर्नओवर आया है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से अब ये 300 करोड़ का टर्नओवर, जो 3 लाख करोड़ का टर्नओवर है, वो 300 करोड़ के बिल्स को फाड़ करके अपन ने अचीव किया है। अब इस वजह से क्या होगा, इस वजह से इसको चेकिंग करनी होगी। अब जब चेकिंग करनी होगी दोस्तों, तो भाई देखा जाए तो भाई 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फाइनलाइज होता है, और हमें एजीएम करनी पड़ती है कब दोस्तों, 30 सितंबर को। अब 30 सितंबर को आपको एजीएम करनी है, 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो बन के तैयार हुआ है। अब एजीएम के 1 महीने पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए नोटिस भेजनी पड़ेगी। मतलब आपके पास मोटा माटी जो दिन बचे हैं वो क्या है, अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त में तो आपको वहां प्रिंटिंग के लिए देना है। मतलब कितने महीने बचे, 4 महीने। अब 4 महीने में 300 करोड़ सेल्स के बिल, 100 करोड़ परचेस के बिल, 50 करोड़ अदरवाइज बिल्स, मतलब मोटा माटी में बोलता हूं 500 करोड़ बिल को आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना होगा। कितने महीने के अंदर बताइए, 4 महीने के अंदर। क्या ये पॉसिबल है, बताइए क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज नो।
चार महीने के अंदर 500 करोड़ बिल आप नहीं चेक कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा, वही टेक्निक जो मम्मी यूज़ करती है जब वो गेहूं खरीदने जाती है। मम्मी हर एक एक दाने को थोड़ी ना देखती है, मम्मी तो कुछ दाने उठाती है, उसे चेक करती है, इसमें ठीक ठाक लगा तो बोलती है हाँ ये बोरा पैक कर दो, और अगर ठीक नहीं लगा तो और चेक करती है। इस कंसेप्ट को अपन बोलते हैं टेस्ट चेकिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? टेस्ट चेकिंग। तो आज अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ऑडिटिंग के अंतर्गत आप टेस्ट चेकिंग कर सकते हैं। क्या बोला? ऑडिटिंग के अंतर्गत आप टेस्ट चेकिंग कर सकते हो, बट इन्वेस्टिगेशन में आप टेस्ट चेकिंग नहीं कर सकते। इट इज नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, तो टेस्ट चेकिंग आप कब नहीं कर सकते हो दोस्तों? इन्वेस्टिगेशन में नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे टेस्ट चेकिंग इज नॉट अलाउड, बट यस ऑडिटिंग जो है वहां पर टेस्ट चेकिंग जो है वो जनरली इट इज अलाउड। क्या बोलते हैं? समझ में आया? चलो, फिर रिपोर्टिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप रिपोर्टिंग जो है वो ऑडिटिंग की आप ओनर्स को करते हैं, शेयर होल्डर्स को करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें दोस्तों तो आप उन्हीं को करते हैं जिन्होंने आपको क्या किया है दोस्तों? अपॉइंट किया है। एग्जाम्पल, कई बार क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करती है। कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी किसको देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। चलिए, तो एक छोटा सा मैंने आपको डिफरेंस समझाया बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे कि भाई आपको कहां पर बहुत शकी दिमाग के साथ काम करना होता है? इन्वेस्टिगेशन। कहां पर टेस्ट चेकिंग चलती है? ऑडिटिंग। कहां पर टेस्ट चेकिंग नहीं चलती? इन्वेस्टिगेशन। कौन सा हर साल होता है? ऑडिटिंग। कौन सा जब रिक्वायर्ड होगा तो ही होगा? इन्वेस्टिगेशन। किसके अंतर्गत आप शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देते हैं? ऑडिटिंग। किसके अंतर्गत आप रिपोर्ट जो है उनको देते हो जिन्होंने आपको अपॉइंट किया है? इन्वेस्टिगेशन। किसके अंतर्गत जो है आप ऊपर ऊपर से चेकिंग करते हो तो भी चलता है? ऑडिटिंग। किसके अंदर आप क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हो? इन्वेस्टिगेशन। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, पक्का? चलो, ग्रेट। चलिए, ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया। चलिए, अब एक और यहां पर ऑडिट दिया गया है दोस्तों, यहां पे इंटरिम ऑडिट एंड कॉन्करेंट ऑडिट। इंटरिम ऑडिट एंड कॉन्करेंट ऑडिट, ठीक है, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। इसे आप जस्ट रीड वाले कंसेप्ट पे डाल सकते हैं, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बट मुझे समझाना पड़ेगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ऑडिटिंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरिम और एक कौन सा होता है? कॉन्करेंट। व्हाट इज इंटरिम? इंटरिम ऑडिट का मतलब हो जाता है दोस्तों दो एजीएम के बीच में जब हम कोई ऑडिट करते हैं उसे बोलते हैं इंटरिम ऑडिट। इंटरिम डिविडेंड आपने सुना होगा, दो एजीएम के बीच में जो डिविडेंड दिया जाता है, वैसे ये भी है कि दो आप पॉइंट्स के बीच में जब आप ऑडिट करेंगे उसे अपन क्या बोलेंगे? इंटरिम ऑडिट। आज जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उनको सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से क्वार्टरली ऑडिट्स करने पड़ते हैं। ठीक है, क्वार्टरली ऑडिट आपको समझ में आता होगा दोस्तों, हर 3 महीने में ऑडिटिंग करानी पड़ती है। आज आप देखते होंगे शेयर मार्केट में ना कहीं रिजल्ट्स के डे आते हैं। अगर आपको पता होगा कि भाई अभी आईसीआईसीआई का रिजल्ट आया Q3 का, टीसीएस का रिजल्ट आया Q3 का, ठीक है, Q1 का रिजल्ट आया एसबीआई का, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इस टाइप की न्यूज़ शायद आपने देखी होगी। तो ये जो सारी न्यूज़ है ये सब कब आती है? जब इनका ऑडिट होता है। और ये ऑडिट जो है, ये लास्ट वाले ऑडिट की बात नहीं कर रहे, ये दो समय के दो एजीएम के बीच में जो ऑडिट्स होते हैं उन्हें अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? इंटरिम ऑडिट। अब ये जो इंटरिम ऑडिट होता है दोस्तों, इसे वही बोला जा रहा है कि जब दो एनुअल ऑडिट्स के बीच में आप कोई ऑडिट करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? इंटरिम ऑडिट। ये एक स्पेसिफिक डेट पर होती है जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे 30 सितंबर, 31 दिसंबर एटसेट्रा। इसमें बाकायदा ट्रायल बैलेंस ड्रॉ किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, ऑथेंटिकेट किया जाता है, एसेट्स एंड लायबिलिटी को वेरीफाई किया जाता है फॉर बैलेंस शीट पर्पस। इफ आई टॉक अबाउट कॉन्करेंट ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट क्या होता है? तो कॉन्करेंट ऑडिट मतलब एक ऐसा ऑडिट जो हर दिन, शायद हर ऑल्टरनेट दिन, शायद हर हफ्ते हमें करना पड़े, दैट इज नोन एज अ कॉन्करेंट ऑडिट। आज मैं बैंक की बात करता हूं दोस्तों, बैंक में ट्रांजैक्शन इतने सारे होते हैं, हर दिन करोड़ों अरबों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, और ये पैसा किसका है बैंक में? बैंक में पैसा किसका है? पब्लिक का पैसा है। अब पब्लिक का पैसा अगर बैंक में रखा हुआ है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है ना कि इस पैसे के साथ खिलवाड़ हो जाए। अच्छा, आज बूंद बूंद से ही सागर बनेगा। आज अगर कोई ने बैंक में आज छोटी सी चोरी की 2-4 हज़ार रुपए की, ठीक है, फिर 5,000, 10,000, ऐसी चोरी अगर हर दिन लगातार होती रहेगी तो 300 दिन अगर बैंक ऑपरेट करता है, और हर दिन अगर हम क्या करें दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल 10,000 की भी चोरी करें, तो आप समझो फिगर कितना लंबा चले आएगा। ये
कितना हो गया, 30 लाख का फिगर हो गया। अब समझ में आ रहा है, सिर्फ 10-10 हज़ार की चोरी हो, 10 हज़ार की तो कोई चोरी करेगा भी नहीं। आपको पता है सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि कुछ पैसों की चोरी हुई थी। पैसे मतलब आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब है 2 रुपये 59 पैसा होता है ना, 29 रुपये 74 पैसा। एक बंदे ने आईटी वाला क्या किया था, आईटी वाला वहां पे कांड किया था, फ्रॉड किया था। उसने बोला हर अकाउंट में से मुझे सिर्फ ये पैसा वाला जो है वो मेरे अकाउंट में आ जाए। समझ में आया? मतलब हर किसी के अकाउंट का जो राउंड ऑफ होता है ना, 29 रुपये 75 पैसा, ठीक है, 39 रुपीज 5 पैसा, 2,74,315 रुपये 5 पैसा, तो वो जो 5 पैसा ना वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए हर दिन। उसने सिर्फ इतनी सी ये यहाँ पे कोडिंग में वो किया था। लास्ट में जब पूरा ईयर खत्म हुआ ना, तो पता चला उसके अकाउंट में 450 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। समझ में आ रहा है? मतलब इतना भयंकर पैसा। ये फ्रॉड मैं आपको EIS में पढ़ाऊंगा। तो इस टाइप का फ्रॉड लोग करते हैं। आज ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल भाई मुझे पैसा डालना था X के अकाउंट में, बैंक की मिस्टेक की वजह से पैसा चला गया Y के अकाउंट में। अब ये सारी चीज अगर दिन प्रतिदिन होंगी ना तो एक्यूमुलेट हो जाएंगी। इसीलिए बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत कॉन्करेंट ऑडिट का बोलबाला है। बोला जाता है भैया हम हर दिन ऑडिट कराएंगे, हर दिन ये पता करेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो यहां पर क्या होता है, कॉन्करेंट ऑडिट, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अ ईयर ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस एट अ वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द सेम एरिया। ओके, द पीरियड ऑफ वेरिफिकेशन इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द ऑडिटर। ऑडिटर खुद ही चेक कर लेता है कि भैया मुझे आज ही करना है, मतलब हर दिन करना है, हर हफ्ते करना है, कि हर 15 डेज पे करना है, ये सब वही सोच लेता है। ट्रायल बैलेंस जो है जनरली इसमें ड्रॉ नहीं होता। हर दिन कौन ट्रायल बैलेंस बनाएगा, हर दिन कौन बैलेंस करेगा, तो ये हर दिन नहीं होता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर्ड नहीं होता। हाँ, इसमें जरूर होता है, किसमें, इंटरिम ऑडिट में, इसमें तो करना ही पड़ता है, बट इसमें नहीं होता। एसेट एंड लायबिलिटी आर वेरीफाइड ओनली एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन एट द ईयर एंड। सिर्फ फाइनलाइजेशन के टाइम पर ही होता है, उसके अलावा नहीं होता। बोलिए, क्या आपको ये बात समझ में आई? पक्का, अच्छे से? चलिए, तो अगर हम बात करें इस केस में, तो बेसिकली एक हो गया इंटरिम ऑडिट, एक हो गया हमारा कॉन्करेंट ऑडिट, एक हो गया ऑडिटिंग वर्सेस व्हाट दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन। इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, ये हमारे क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गए। क्या यहाँ तक के कोई भी डाउट? फिक्स है? पक्का? चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। बहुत ध्यान से समझेंगे दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा मैंने ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ाई थी। बताइए, ऑडिट कैसा एग्जामिनेशन है? वेरी गुड, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। आज ऑडिटर की महिमा इतनी क्यों है? क्योंकि वो कैसा है? इंडिपेंडेंट है। आज इंडिपेंडेंट, याद होगा कल जो बच्चों ने अटेंड किया है लेक्चर, याद होगा कि हमें इंडिपेंडेंट दो तरीके से रहना है। एक होना इंडिपेंडेंट बाय अपीयरेंस और एक होना इंडिपेंडेंस बाय माइंड। तो एक को चाहिए हमें इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस और एक चाहिए इंडिपेंडेंस बाय माइंड हमें चाहिए। तो अगर मैं इंडिपेंडेंस के बारे में बात करूं दोस्तों, तो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस की महिमा तो 3 जगह लिखी हुई है दोस्तों। इतना इंपॉर्टेंट है ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना। पहला लिखा हुआ है आपके कंपनीज एक्ट में, यस, कंपनीज एक्ट 2013। इसके आपने सेक्शन नंबर 139 ऑनवर्ड्स आप पढ़ेंगे, ठीक है, 148 तक के, तो आपको पता चलेगा कि भैया कंपनीज एक्ट ने बहुत बोला है कि ऑडिटर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे एक और एक्ट ने बोला है दोस्तों, CA एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट ने भी बोला है ऑडिटर का क्या होना जरूरी है, इंडिपेंडेंट। एंड नेक्स्ट है हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो आगे जाकर के हम पढ़ेंगे, वहां पर भी आपको पता चलेगा ऑडिटर का क्या होना जरूरी है दोस्तों, इंडिपेंडेंट। मतलब ऑडिटर का इंडिपेंडेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और इसीलिए एग्जामिनेशन में भी दोस्तों इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के ऊपर कई बार क्या आ जाते हैं दोस्तों, सवाल आ जाते हैं, और साथ ही साथ उस पर बहुत बड़ा राइटअप भी हमारे सामने क्या है दोस्तों, मौजूद है। चलिए, तो बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के बारे में। चलिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखेंगे, आपके पास बुक्स भी होंगी। तो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस आर कंसिडर्ड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल प्रोफेशन, ठीक है, बट मोर सो इन द केस ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन। वैसे तो हर प्रोफेशन में इंडिपेंडेंस की जरूरत है, बट अकाउंटेंसी प्रोफेशन में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी केस में इसको थोड़ी ज्यादा इज्जत मिली है। सर वैसे इंडिपेंडेंट मतलब क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट का मतलब हो जाता है कि भाई मैं किसी के इच्छा के अधीन नहीं चलूंगा। भाई इंडिपेंडेंट मतलब आज मैं
क्या हूं? आजाद हूं, मुझे जो मन में आएगा मैं वो करूंगा, मैं आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं चलूंगा। मतलब इंडिपेंडेंस मतलब द जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन। वापस से बोलना पड़ेगा मेरे साथ, क्या बोला गया है? द जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ द अनदर पर्सन। इसे अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस दो चाहिए, एक चाहिए इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और एक है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। So what is independence of mind? The state of mind that permits the provision of an opinion without being affected by influences, allowing an individual to act with integrity and exercise objectivity and professional skepticism. बोला कि independence of mind मतलब कि भाई ऐसा permit करना, ऐसा provision of an opinion जिसके अंतर्गत इंडिविजुअल जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ काम कर सके, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का क्या ना रहे? प्रेशर ना रहे, माइंड में प्रेशर ना रहे। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस मतलब avoidance of facts and circumstances that are so significant that third party would reasonably conclude an auditor's integrity. ऐसा कोई circumstances, ऐसा कोई fact जिसकी वजह से ऑडिटर जो है अपनी इंडिपेंडेंस को खो देगा, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। तो ऑडिटर को वो चीज अवॉइड करनी चाहिए, ऐसे कोई फैक्ट को, ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस को जिससे मेरी जो ईमानदारी है उस पर सवाल उठ सकता है। सर ये कैसे होगा? एग्जाम्पल मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल सैबरिन है ना, ओके साबरीन, ओके मान लीजिए भाई साबरीन जो है वो सीए हैं और इन्होंने मुझसे क्या किया है? लोन लिया हुआ है 1 करोड़ रुपए का। अब अगर ये इन्होंने 1 करोड़ का लोन लिया और मैंने इन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, मैंने कहा यूज करिए 1 करोड़ रुपए, मेरे पास बहुत पैसा है, आपको ब्याज देने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताइए, क्या कहीं ना कहीं साबरीन को एक लगेगा सर ने मेरे ऊपर एहसान किया है? यस, 1 करोड़ रुपए दिया है और ऊपर से क्या नहीं लिया? इंटरेस्ट नहीं लिया। आज मैं इंटरेस्ट लेता तो 10-15 लाख रुपए का इंटरेस्ट बन जाता, और मैंने अगर आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऐसा फैक्ट आ गया, एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए जिसकी वजह से आप चाहें तो भी ईमानदारी से नाहटा क्लासेस का क्या नहीं कर पाएंगे? ऑडिट नहीं कर पाएंगे। दिस इज नोन एज व्हाट दोस्तों? इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। समझ में आ गया? अपन को ऐसा अवॉइड करना है, ऐसे फैक्ट को, सर्कमस्टेंसेस को। समझ में आ गया? पक्का? चलो, पर्पस ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों इंडिपेंडेंट रहना है दोस्तों? क्यों इंडिपेंडेंट रहना है? ताकि ऑडिटर अच्छे से, आराम से, ठीक है, अपने बेसिकली अपने ओपिनियन को फॉर्म कर सके। तो भाई ऑडिटर अपने ओपिनियन को क्या कर सके? फॉर्म कर पाए बाय अफेक्टिंग एनी इन्फ्लुएंसेस, कोई इन्फ्लुएंसेस ना रहे उसके ऊपर, और बहुत आसानी से क्या कर पाए? अपने ऑडिट के ओपिनियन को दे सके। समझ में आ गया? चलो, अब देयर आर सम थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, ध्यान से समझेंगे। अब इंडिपेंडेंट तो हमें रहना है, लेकिन दोस्तों फिर भी इंडिपेंडेंस में कुछ क्या आ जाते हैं दोस्तों? थ्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है। वो थ्रेट्स जो हैं आपको याद रखने ज़रूरी हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अलग अलग प्रकार के थ्रेट्स हैं जो इंडिपेंडेंस में आ जाते हैं। जैसे कि पहला थ्रेट है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्या दोस्तों? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। दूसरा हो जाता है दोस्तों, दैट इज नोन एज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्या है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। फिर है एडवोकेसी थ्रेट। क्या है? एडवोकेसी थ्रेट। 3 थ्रेट्स पढ़ा है, कौन कौन से? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फिर क्या है? एडवोकेसी थ्रेट। उसके बाद है फैमिलियरिटी थ्रेट। कौन सा थ्रेट है? फैमिलियरिटी थ्रेट। और लास्ट में है इंटिमिडेशन थ्रेट। कौन सा है दोस्तों? इंटिमिडेशन थ्रेट। कौन कौन से थ्रेट है बताएंगे? 5 थ्रेट है। पहला कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फिर है सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फिर है एडवोकेसी थ्रेट, फिर है फैमिलियरिटी थ्रेट, और लास्ट में इंटिमिडेशन थ्रेट। ये 5 ऐसे थ्रेट हैं जिसकी वजह से आपकी इंडिपेंडेंस छिन सकती है। आप या तो इंडिपेंडेंट बाय माइंड नहीं होंगे, या तो इंडिपेंडेंट बाय अपीयरेंस नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार के थ्रेट्स हैं। वापस से पहला थ्रेट कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सर व्हाट इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट? नाम से ही समझ में आ रहा है, यहां पर मेरा क्या है? कुछ तो भी इंटरेस्ट है, मेरा कुछ तो भी क्या है? इसमें इंटरेस्ट है, उसे अपन बोलेंगे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ठीक है। आज आप यहां पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है? इट अकर्स व्हेन एन ऑडिटिंग फर्म, इट्स पार्टनर और एसोसिएट कुड बेनिफिट फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन ऑडिट क्लाइंट। एग्जाम्पल, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, या फिर लोन या गारंटी लिया हुआ है,
या फिर आप उन्हीं की फीस पे पल बढ़ रहे हैं बेटा, या फिर आपका क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है, या फिर आपकी फीस जो है वो कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट मतलब मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। अगर अच्छा काम नहीं किया, अच्छे से ओपिनियन नहीं दिया तो सामने वाला फीस ही नहीं देगा। तो हो सकता है कि आपको लगे यार फीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोल रहा है लिखो खड़ो खत्म करो। तो अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में है, मतलब कि आप क्या नहीं है, आज़ाद नहीं है, आप इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड मतलब क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि भाई मेरा जो है इसके अंतर्गत नुकसान हो जाएगा, तो मुझे मेरे नुकसान को बचाने के लिए मैं गलत कदम उठा लेता हूं, अपनी आजादी को क्या कर देता हूं, कॉम्प्रोमाइज कर देता हूं। उसे अपन बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। बोलिए क्या ये बात समझ में आ गई? किस किस वजह से होता है? पहला डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, लोन गारंटी लेकर के रखा है। अनड्यू डिपेंडेंस है फीस के ऊपर, या फीस कैसी है, कंटिंजेंट है। समझ में आ गया? पक्का? या फिर आपका कोई क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है। ओके, नेक्स्ट थ्रेड कौन सा है? सेल्फ रिव्यू थ्रेड। सो व्हाट इज द सेल्फ रिव्यू थ्रेड? सेल्फ रिव्यू थ्रेड का मतलब है कि बॉस आप क्या कर रहे हैं, अपने ही काम को चेक कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? बोलिए। अपने ही काम को चेक कर रहे हैं, मतलब ये काम पहले आपने ही किया था, अब आप वापस से उस काम को क्या करने जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं, रिव्यू करने जा रहे हैं। अपन क्या बोलेंगे? सेल्फ रिव्यू थ्रेड। आज इसकी वजह से क्या होगा? आज इसकी वजह से सिंपल सा कंसेप्ट ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ये जाएगी कि आपने काम किया है और आप ही उसको क्या करने वाले, चेक करने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी खुद की गलती निकालोगे? नहीं निकालोगे आप तो, बल्कि अपने आप को 100 में से कितने दोगे? 101 बेटा। 101 में 1 मार्क्स एक्स्ट्रा क्यों है बेटा? फॉर गुड हैंड राइट है। वेरी गुड। तो आप कहीं ना कहीं 100 में से 101 अपने आप को दोगे, ठीक है? तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो भाई अगर आप ही नहीं वो काम किया और आप ही उस काम को चेक करोगे तो वहां पे क्या राइज हो जाएगा? बोलो, सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स। सर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि हम ही काम करें, हम ही चेक करें। हो सकता है अगर आप इंटरनल ऑडिटर भी हैं और एक्सटर्नल ऑडिटर भी हैं, या फिर आप सीए हैं, आप कंपनी के डायरेक्टर थे, अभी थे मतलब पिछले वाले साल में थे, उसके बाद क्या हुआ, आपने डायरेक्टरशिप छोड़ दी, आपको लगा कि यार मैं सीए किया हुआ हूं, मैं क्या कंपनी चला रहा, मैं भी क्या करूंगा, ऑडिटिंग वाला काम करूंगा। आपने जाके पार्टनरशिप कर ली एक पर्टिकुलर पर्सन से। अब यहां पर जब आप डायरेक्टर थे तो पूरा अकाउंटिंग सिस्टम आप ही नहीं बनवाया था, क्योंकि आप सीए हैं, आपको पूरा आइडिया, तो आपने पूरा अकाउंटिंग सिस्टम बनवाया। अब आप जाके इनके पार्टनर बन गए। अब यहीं से क्या हो रहा है, ऑडिटर्स आ रहे हैं, चेक करने के लिए आ रहे हैं। अब यहां पे आप भी जा रहे हो क्या करने के लिए, चेक करने के लिए, और आप उसी सिस्टम को चेक करने वाले हो जो सिस्टम आपने ही बनाया था। तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहां पे कौन सा थ्रेड आ जाएगा? बोलो, सेल्फ रिव्यू थ्रेड। It occurs when during a review of any judgment reached in previous audit, ठीक है, these includes, ये रुको, ये नहीं मार्क करना, ये रहने देते हैं अपन, ये मार्क करते हैं। These includes management services, internal audit, investment advisory service, design and implementation of information system, or when a member of the audit team was previously a director or senior employee of the client, ठीक है, when an auditor having recently been a director or senior officer of the company, or when director performs services that are themselves subject to matter of audit। तो आपको समझ में आया कि कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसी चीजें की है जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं बनाए, लेकिन कंपनी में ना वैल्यूएशन का काम आपने किया है। एग्जाम्पल, कंपनी ने आपको इनवाइट किया कि सर वो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू निकाल के बता दो ना, हमारे लैंड की वैल्यू निकाल के बता दो ना, हमारी ये ज्वेलरी की वैल्यू बता दो ना, हमारी शेयर्स की वैल्यू बता दो ना। अब आपने वैल्यूएशन आपने किया है और यही वैल्यूएशन को आप बाद में सीए बन करके चेक करने आओगे तो आप कभी अपने वैल्यूएशन को क्या नहीं बता सकते, रॉन्ग बता नहीं सकते। तो यहां पर कौन सा थ्रेड है बताइए? सेल्फ रिव्यू थ्रेड। तो कौन कौन से थ्रेड हो गया? पहला कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। दूसरा कौन सा? सेल्फ रिव्यू थ्रेड। तीसरा है एडवोकेसी थ्रेड। सो व्हाट इज एडवोकेसी थ्रेड? एडवोकेसी थ्रेड मतलब बेसिकली आप जब किसी के एडवोकेट बनते हैं, मतलब आप उसको बचाने की कोशिश करते हैं। आप एडवोकेट बनते हैं तो मतलब आप किसी को बचाने की कोशिश करते हैं। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि आपने क्या किया, एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट के बारे में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें पूरी संसार को बता दी।
एग्जाम्पल के नाम पर आपने बता दिया कि यार ये क्लाइंट का आईपीओ आने वाला है, कंपनी बहुत ही शानदार है, बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अच्छे लोग हैं, ये आईपीओ में तो डालना चाहिए। होता है कई बार सीएज ना अपने अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन ना बाहर इस तरीके से बताते हैं ताकि उनके क्लाइंट को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिले ना। जैसे मैं एक चार्टर्ड से मिला था आज से 2-3 साल पहले, तो ऐसे ही वो मुझे मेरी तो बातचीत होती थी, तो वो उनसे ऐसे ही मैं पूछा आप कैसे कैसे कंपनी को ऑडिट करते, कैसे चल रहा है आपकी प्रैक्टिस। तो बोले अभी मैं एक्स इंडस्ट्रीज़ को ऑडिट कर रहा हूँ, बहुत शानदार ऑडिट है, बहुत ही जल्दी आने वाली है उसकी क्या एनएससी में लिस्टिंग आने वाली, तुम लोग पैसा ज़रूर लगाना, बहुत ही शानदार कंपनी है। अब उन्होंने मुझे तो बोल दिया, तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने मुझे बोल दिया कि भाई वो कंपनी बहुत अच्छी है, आगे जाकर के आईपीओ आने वाला है, जरूर लगाना। अब सोचो अगर उसी ऑडिट रिपोर्ट पे अगर ऐसा मैं देखूं कि उन्होंने गलत गलत लिखा है कि कंपनी के फाइनेंशियल ठीक नहीं है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर शो नहीं होती, और उसी सीए का क्या है साइन है, तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा ना ये सीए कितना खराब आदमी था। मेरे को तो बोला अच्छी कंपनी है पैसा लगाना, और ऑडिट रिपोर्ट में देखो तो क्या लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही सही नहीं है। तो ऐसे केस में आप जिसकी तारीफ कर रहे हो, बाद में अगर आप उसी की बुराई करोगे तो लोग आपकी बुराई करने लग जाएंगे। तो इस वजह से यहां पर एक एडवोकेसी थ्रेट आ जाता है, जहां पर ऑडिटर जो है अगर वो अपने क्लाइंट के बारे में बहुत कुछ बोल चुका है, बहुत तारीफें कर चुका है, तो बाद में वो खुद अपने मुंह से क्या नहीं कर सकता, बुराई नहीं कर सकता। आया कि नहीं आया? क्या लिखा है एडवोकेसी थ्रेड में? इट अकर्स व्हेन द ऑडिटर प्रमोट्स or perceived to promote a client's opinion to point where people may believe that objectivity is getting compromised. Example, when auditor deal with the shares of the audited company or becomes the client's advocate in litigation and third party dispute. तो obviously बात है वो तो फिर एक तरीके से बहुत ही स्ट्रांगली क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, ये अपन मान करके चलेंगे। यस, ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं चेक कर सकते हैं बेटा? ऑडिट रिपोर्ट तो भाई इसीलिए ही तो ऑडिट हो रहा है। आज आपको ऑडिट रिपोर्ट देखनी किसकी, आपका मन आ रहा है सर मुझे रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट दिखा दो, तो ऑब्वियस ही बात है अपन क्या कर सकते हैं, रिलायंस एनुअल रिपोर्ट, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, रिलायंस एनुअल रिपोर्ट। चलो आओ आप देखो, रिलायंस की पूरी रिपोर्ट है, आपको जो देखना है देखो, इसीलिए तो ऑडिट हो रहा है। ये देखो हर साल की अपने पास 20-21 की चाहिए, 19-20 की चाहिए, 18-19 की चाहिए, आप बाकायदा यहाँ पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी रिलायंस की क्या खुल जाएगी, पूरी रिपोर्ट्स ओपन हो जाएंगी। तो ये तो पब्लिक है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। कंपनीज का हम देख सकते हैं, हाँ आप पार्टनरशिप फर्म का नहीं देख सकते, सोल प्रोप्राइटर का नहीं देख सकते, बट कंपनी का तो भाई वो जाता ही है आरओसी के पास, और आरओसी के पास गया तो क्या बन जाता है एक तरीके से पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो इसीलिए तो मेनली ऑडिट होता है, और कंपनी का ऑडिट होना तो क्या है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आया? आज आपको ये देखना है ना इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, आप यहाँ जाओगे क्लिक करोगे तो आप इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलिए तो कितने थ्रेड्स हो गए? पहला कौन सा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, दूसरा कौन सा, सेल्फ रिव्यू थ्रेड, तीसरा कौन सा, एडवोकेसी थ्रेड। अब बात करेंगे फैमिलियरिटी थ्रेड। नाम से समझ में आ रहा है व्हाट इज फैमिलियर? फैमिलियर मतलब करीब, जान पहचान। तो ऑब्वियसली बात है अगर मान लीजिए अब कोई जान पहचान वाला होगा और अगर मैं उसका ऑडिट कर रहा हूंगा तो उसमें तो फैमिलियरिटी थ्रेट आएगा ही आएगा। भाई जान पहचान वालों के खिलाफ नहीं जा सकते ना अपन ऑब्वियसली बात है, लाइक पापा की कंपनी का ऑडिट बेटा कर रहा हो, या फिर अगर मान लीजिए जो कंपनी है मेरा कंपनी का ऑडिट मेरी वाइफ कर रही हो, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कौन सा थ्रेट आएगा, फैमिलियरिटी थ्रेट। तो फैमिलियरिटी थ्रेट्स आर सेल्फ एविडेंट। सेल्फ एविडेंट मतलब वो दिख ही जाता है यार, मतलब यहाँ पे ये थ्रेट होगा ही होगा। एंड अकर्स व्हेन ऑडिटर फॉर्म अ रिलेशनशिप विद द क्लाइंट व्हेन दे एंड अप बीइंग टू सिंपैथेटिक टू द क्लाइंट्स इंटरेस्ट। कैसे हो सकता है? क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट टीम वर्किंग इन अ सीनियर पोजीशन इन द क्लाइंट कंपनी। क्लोज रिलेशन है बेटा ऑडिट टीम का किसके साथ? क्लाइंट के सीनियर पार्टनर्स के साथ। फॉर्मर पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म बीइंग द डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट। हमारे यहाँ का वो जो सीए है वो छोड़ के गया और पता उसी कंपनी में लग गया। समझ में आएगी नहीं? अभी हुआ है, मेरे ब्रदर ने किया है। मेरे ब्रदर अभी जो है वो एक जगह पर वर्किंग कर रहे थे, एक सीए फर्म में थे, ठीक है, पार्टनर नहीं था। तो ऑब्वियसली बात है वो सीए फर्म में काम कर रहा था, और सीए फर्म में तब उसका पैकेज जो था वो समवॉट कुछ 70,000 पर मंथ दे रहे थे। अब वो जिस कंपनी में अभी मतलब अब जा रहा है, ठीक है, उसका पैकेज जस्ट डबल हो रहा है, 1.5 लाख पर मंथ होने वाला है, ठीक है, और यहीं रायपुर गई है वो। तो 70,000 रुपये में अभी वो क्या कर रहा था, एक सीए के यहाँ पे काम कर रहा था, ठीक है। इसकी जान पहचान बढ़ी, किससे बढ़ी इसकी जान पहचान? वो
जो कंपनी है, वो जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके लोगों से जान पहचान बढ़ी, उनको इसका काम पसंद आ गया, ठीक है, मेरे ब्रदर का काम पसंद आ गया, मान लीजिए सीए मिस्टर बी हैं, अब मिस्टर बी का काम इनको पसंद आ गया, इन्होंने कितने का ऑफर दे दिया, 1.5 लाख का। अब क्या होने वाला है, ये जो सीए ऑडिट फर्म का आदमी था, ये कहां चला गया, कंपनी में चला गया। अब कंपनी की एक इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय वाली पोजीशन पे जाके बैठ गया, या फिर मान लीजिए डायरेक्टर वाली पोजीशन पे मान लो जाकर के बैठ गया। अब ऑडिट होने वापस से किस में आएगा, इसी सीए फर्म में आएगा। तो भाई ये सीए फर्म और बी का तो पहले से रिश्ता था ही था, तो अब बी क्या करेगा, अपने जो पार्टनर्स हैं, जो कि पहले पार्टनर्स हुआ करते थे, उनको बोलेगा अरे ठीक है ना यार, कर दो ना, क्या मुझको नहीं पता तुम लोग क्या गड़बड़ करते रहते हो, क्या नहीं करते हो। तो आज ये इन्हें क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस करके यहाँ पे जो कंपनी है, एक्स कंपनी जो है, उस एक्स कंपनी की गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी क्या करा सकता है, सही ओपिनियन दिलवा सकता है। तो आज ये क्या हो जाएगा, फैमिलियरिटी थ्रेट। आया कि नहीं आया दोस्तों, पक्का। तो यहाँ पर क्यों हो सकता है फैमिलियरिटी थ्रेट, क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट टीम वर्किंग इन अ सीनियर पोजीशन इन द क्लाइंट, फॉर्मर पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म बीइंग अ डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट, लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन स्पेसिफिक ऑडिटर एंड देयर क्लाइंट। ऑब्वियसली बात है, अगर आप बहुत समय से अगर काम कर रहे होगे तो आपके अच्छे संबंध बन ही जाते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट और हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द क्लाइंट कंपनी। अब क्लाइंट की कंपनी क्या है, एयर इंडिया। एयर इंडिया क्या है, छोड़ो, क्लाइंट की कंपनी किंगफिशर एयरवेज है, हालांकि बंद हो गई, बट मान के चलो किंगफिशर एयरलाइंस है। अब वो क्या है कि जब भी ऑडिटर को जाना है अगर फ्लाइट में, और किंगफिशर अगर उस रूट से जाएगी, तो ऑडिटर से पैसे ही नहीं लेते उन लोग। आज ऑडिटर से पैसे नहीं लेते तो ऑडिटर कितना वो फेवर मान रहा ना कि यार देखो इन लोग मेरे को फ्री में प्लेन में घुमाते हैं। तो ऑन दैट बेसिस कहीं ना कहीं ये कारण से भी प्रॉब्लम्स आ जाता है, जिसकी वजह से ऑडिटर का क्या है दोस्तों, इंडिपेंडेंस हर्ट होता है। तो इंडिपेंडेंस हर्ट होने के लिए अपन ने पहला कौन सा देखा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, दूसरा कौन सा देखा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, तीसरा अपन ने क्या देखा, एडवोकेसी थ्रेट, और फिर चौथा क्या देखा, फैमिलियरिटी थ्रेट, पांचवा क्या है, इंटिमिडेशन थ्रेट। कौन सा थ्रेट बताइए, इंटिमिडेशन थ्रेट। सर व्हाट इज इंटिमिडेशन थ्रेट? इंटिमिडेशन थ्रेट का मतलब हो जाता है दोस्तों धमकी वाला। अगर आपने ठीक तरीके से काम नहीं किया तो वो आपको मिल जाती है धमकी। अब धमकी किस तरीके से, धमकी है भाई या तो मारने पीटने की, या निकालने की, या तो फिर आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगाने की, केस करने की, इस टाइप की धमकियां मिल जाती है। समझ में आए? तो कई बार इस टाइप का भी होता है कि भाई एक डायरेक्टर जो है कंपनी का, वो क्या कर रहा है, वो अपने ऑडिटर को ही क्या कर रहा है, केस करने की धमकी दे रहा है, कुछ गलत काम में फंसाने की क्या दे रहा है, धमकी दे रहा है। उस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटिमिडेशन थ्रेट। कौन सा थ्रेट बताइए, इंटिमिडेशन थ्रेट। ठीक है, आज अगर हम बात करें अनिल अंबानी, ठीक है, इंटिमिडेटेड ऑडिटर। देखो दोस्तों, पीडब्ल्यूसी को रिजाइन करना पड़ गया था। देख रहे आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पीडब्ल्यूसी रिजाइंस एज व्हाट दोस्तों, बोलते ही नहीं, एज अ रिलायंस कैपिटल ऑडिटर। ठीक है, पीडब्ल्यूसी क्विट एज एन ऑडिटर ऑफ 2 अनिल अंबानी ग्रुप कंपनीज। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या, क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर क्या था दोस्तों, ये इंटिमिडेट किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था, इंटिमिडेट किया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर इंटिमिडेशन के चक्कर में क्या किया गया, उन्होंने उठा करके छोड़ ही दिया, पीडब्ल्यूसी ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। तो रिजाइन करने का कारण ही यही था, दैट इज इंटिमिडेशन। ठीक है, कि वहां पर उन्हें क्या मिल रही थी, धमकियां मिल रही थी। किसकी तरफ से, रिलायंस कैपिटल कंपनी की तरफ से। तो भैया ऑडिटर ने बोला भैया हम छोड़ रहे हैं। अब ये बड़े लोग हैं, इनको काम का तो कोई मतलब नहीं है, पीडब्ल्यूसी कितनी बड़ी फर्म है, ठीक है, ईएनवाई कितनी बड़ी फर्म है, तो इन लोग को काम के लिए इन लोग मर नहीं रहे, तो इसलिए उन लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, 2 करोड़ की फीस है ना, भाड़ में जा, नहीं चाहिए। लेकिन आज एक छोटा सीए होगा जो डराया धमकाया जाए उसको कि तुमको निकाल देंगे, तुम्हें फीस नहीं देंगे, या फिर और अदरवाइज कोई धमकी दिया जाए, तो बेचारा सीधा साधा चुपचाप क्या कर देगा, गलत रिपोर्ट पर पे भी साइन कर देगा। दिस इज नोन एज इंटिमिडेशन थ्रेट। इट अकर्स when auditor are deferred from acting objectively with an adequate degree of professional skepticism. Basically this could happen because of threat of replacement over disagreement with the application of accounting principle or pressure to disproportionately reduce work in progress to reduced audit fees. तो ये concept हो सकता है। बताइए क्या आपको ये थ्रेट समझ में आए, बोलिए यस और नो। यस, तो थ्रेट्स कितने प्रकार के बताइए, 5 प्रकार के। पहला कौन सा बताइए, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, दूसरा है सेल्फ रिव्यू थ्रेट, तीसरा कौन सा, एडवोकेसी थ्रेट, नेक्स्ट क्या है, फैमिलियरिटी थ्रेट, और उसके बाद कौन सा है, इंटिमिडेशन थ्रेट। समझ में आ गया,
पक्का। चलो अब ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, सेफगार्डिंग टू इंडिपेंडेंस, ठीक है, सेफगार्डिंग टू इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की सेफगार्डिंग के लिए। तो यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पर अगर देखा जाए तो बोला गया है भाई थ्रेट्स से सेफगार्ड करने के लिए तो सिंपल सी चीज है, ये बोला गया है कि भाई आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को क्या करना है, मेंटेन रखना है। आप ईमानदार होने चाहिए, आप सिंसियर होने चाहिए, आप शकी दिमाग से काम करिए, आपको इंडिपेंडेंस कभी भी हर्ट नहीं होगा आपका। साथ ही साथ कोई भी काम को लेने से पहले चेकआउट कर लीजिए कि क्या वहाँ पे कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसके कारण इंडिपेंडेंस पे क्या उठ रहा हो, सवाल उठ रहा हो, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वो थ्रेट एग्जिस्ट करता है तो ऑडिटर को क्या कर देना चाहिए, ऑडिटर को या तो सेफगार्ड लगाना चाहिए, नहीं तो वो काम को छोड़ देना चाहिए। तो अगर हम बात करें दोस्तों, पहली चीज, अगर मान लीजिए आपके ऊपर थ्रेट टू इंडिपेंडेंस होगा तो ऑडिटर क्या करता है, तो दोस्तों पहली चीज जो ऑडिटर है उसको इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना है। अगर वो मेंटेन नहीं कर पाया तो फिर इंडिपेंडेंस हर्ट हो जाएगा। अच्छा, कोई भी काम को लेने से पहले इंडिपेंडेंस को चेक कर लो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे थ्रेट है टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस तो आपको काम लेना नहीं चाहिए, एज वेल एज कोई सेफगार्ड लगाना चाहिए। एग्जाम्पल के नाम पर मैंने साबरीन को 1 करोड़ रुपए दिया हुआ है और अब साबरीन और मेरे बीच में पहले कोई रिलेशन नहीं था ऑडिटर और क्लाइंट का, जस्ट हम एक दूसरे को जानते थे, इन्होंने मुझसे 1 करोड़ रुपए ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई अब ये मेरे पास आए कि सर आपने मेरे पर इतना बड़ा एहसान भी किया कि आपने मुझे 1 करोड़ रुपए दिया, फॉर एग्जाम्पल मुझे आप अपनी कंपनी का ऑडिटर बना लीजिए, एक और काम कर दीजिए, आप मुझे अपनी कंपनी का ऑडिटर बना लीजिए। अब अगर मैं इनको ऑडिटर बनाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में जो साबरीन है वो मेरे से डोमिनेटेड होंगी कि भाई इनके पास पैसा रखा हुआ है, ब्याज फ्री पैसा इनको मिला हुआ है, तो आप डोमिनेटेड हो सकते हैं। तो आप सेफगार्ड क्या लगाओ, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। 1 करोड़ रुपए आपने वापस कर देना, अब मेरे और आपके बीच में डोमिनेशन का पॉइंट खत्म। अब आप जब ऑडिटिंग करोगे तो आप एकदम फ्री होके करोगे, आपका थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस खत्म। तो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस कैसे खत्म होता है, पहला आप इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, स्केप्टिज्म मेंटेन रखो। दूसरा, पहले चेकआउट कर लो कोई भी काम को लेने से पहले कहीं यहाँ पे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है क्या। अगर आंसर आता है यस तो आप उसके लिए क्या करो, सेफगार्डिंग लगाओ और एलिमिनेट कर दो। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो डू नॉट एक्सेप्ट दी वर्क, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो डू नॉट एक्सेप्ट दी वर्क। बोलिए क्या ये बात समझ में आ गई आपको, फिक्स है, पक्का। अच्छा, फिर ये जो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया ना ये थोड़ा सा अलग है, लीक से अलग पॉइंट है। ये फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि भाई जो पब्लिक है उनको कॉन्फिडेंस क्वालिटी ऑफ ऑडिट पे तभी रहेगा जब ऑडिटर जो है वो कैसा रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट इन्होंने ऐसे ही दिया है, बाकी मेनली है हमारे 4 पॉइंट जो हम कनेक्ट कर सकते हैं कि थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस से कैसे अपन लड़ेंगे। तो पहला, आपके अंदर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए एंड प्रोफेशनल स्केप्टिज्म होना चाहिए। कोई भी काम को लेने से पहले चेक करो कि क्या वहाँ पे इंडिपेंडेंस हर्ट तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा होगा तो एलिमिनेट करो, सेफगार्डिंग करो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो डू नॉट एक्सेप्ट दी वर्क। समझ में आया। और लास्ट पॉइंट, फॉर द पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस, ऑडिटर को क्या होना जरूरी है, ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी। बोलिए यहां तक एकदम परफेक्ट, पक्का। चलो एक बार रिवाइज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए एग्जाम में 4 मार्क्स का इंडिपेंडेंस में से आएगा ही आएगा, तो ये बहुत ही ज्यादा क्या दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो एक बार रिवाइज करेंगे। पहली चीज अपन ने समझी, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हो जाता है, तो इंडिपेंडेंस मतलब प्रोफेशनल क्या है भाई, इट मींस जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द जजमेंट ऑफ विल ऑफ अनदर पर्सन। वापस से, द जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और व्हाट दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। उसे अपन क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस जो है दोस्तों यहाँ पर अपन 2 प्रकार के देखे, एक है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और एक है इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस। वेरी गुड। फिर इंडिपेंडेंस में थ्रेट्स कहाँ कहाँ से आ जाते हैं दोस्तों, तो 5 तरीके के थ्रेट है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने कंसेप्ट क्या देखा दोस्तों कि भाई इनको कैसे अपन सेफगार्ड करेंगे, ठीक है। सेफगार्डिंग टू इंडिपेंडेंस कैसा है, तो पहला चीज अपन ने देखा इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म होना चाहिए। अच्छा नहीं हो तो बिफोर टेकिंग दी वर्क आपको चेक करना चाहिए इंडिपेंडेंस का यहाँ पर कोई थ्रेट तो मौजूद नहीं है, अगर है तो उसको एलिमिनेट करो, सेफगार्ड करो। अगर पूरा नहीं हो पा रहा है
तो उस काम को एक्सेप्ट मत करो। और लास्ट पॉइंट थोड़ा लीक से अलग है कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उसके लिए वहां पर ऑडिटर को ऑलवेज क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बोलो क्या ये बातें समझ में आई? पब्लिक बोलो यस और नो? यस, सभी लोग बताएंगे चैट बॉक्स में लिख करके। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलो भाई, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो चलो फिर यहाँ पर अब छोटा सा एक और मैंने डिफरेंस बिटवीन दिया है, डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड। फ्रॉड और एरर के बीच में क्या कोई डिफरेंस है? तो मुझे बताओ, जो गलती से हो गया वो क्या है? एरर। और जो जानबूझ के किया गया होगा वो क्या होगा दोस्तों? फ्रॉड। किसको ढूंढने पर आपको लगता है आगे और भी मिल सकता है, एकदम आप चौकन्ने हो जाते हो? बताइए, किसको मिलते साथ ही आप चौकन्ने हो जाते हो, एरर की फ्रॉड? फ्रॉड। जब आपको धोखा मिलता है ना तो आप ज्यादा चौकन्ने हो जाते हो कि आगे भी मिल सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, एरर जो होता है वो अनइंटेंशनल होता है, फ्रॉड जो है वो इंटेंशनल होता है। ठीक है, एरर से कोई रिक्वायर्ड नहीं होता है कि हाई अलर्ट हो, लेकिन फ्रॉड मिलने से अपन थोड़े हाई अलर्ट पे चले आते हैं। एरर को ढूंढना थोड़ा आसान है, लेकिन फ्रॉड को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। एरर की रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट फ्रॉड को आपको क्या करना पड़ता है? रिपोर्टिंग करना पड़ता है। बोलो यस और नो? डिफरेंस बिटवीन अभी बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पढ़ना, ताकि एक बार हम उन शब्दों से मिले हुए हों। चलिए, क्या यहाँ तक के समझ में आ गया है? पक्का एकदम चिल्ला था? चलो, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों, अब वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हम ऑडिट के अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मेन ऑडिट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऑडिट के अंतर्गत घुसने के लिए अपन स्टैंडर्ड्स के थ्रू घुसते हैं, और पहला स्टैंडर्ड जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? SA 200। यही पहला स्टैंडर्ड है, 1 2 3 4 से स्टार्टिंग नहीं होती। SA 200 में पहला स्टैंडर्ड है, और यहीं से क्या हुई है? स्टार्टिंग हुई है। लेकिन इस स्टैंडर्ड को पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसे अपन बोलते हैं बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट। क्या पढ़ाने वाला हूं दोस्तों? बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट। एक ऑडिट जब हम करते हैं तो उस ऑडिट के अंतर्गत अच्छा ऑडिट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो एक अच्छे ऑडिट के लिए क्या क्या होना चाहिए? क्या बोल सकते हैं अपन? एक अच्छे ऑडिट के लिए क्या क्या होना चाहिए? इस कंसेप्ट को अपन क्या बोलेंगे बताइए? बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट। तो बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट मतलब अगेन एक अच्छे ऑडिट के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो अगर हम बात करें दोस्तों, एक अच्छे ऑडिट में सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट एक अच्छा ऑडिटर होना चाहिए, और उस अच्छे ऑडिटर के अंतर्गत क्या होना चाहिए? उसके अंतर्गत होनी चाहिए इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस। क्या होना चाहिए? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस। साथ ही साथ होना चाहिए स्किल्स। मैं बोल देता हूं स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस होना चाहिए। ठीक है, यहां पर अपन ऐसा कर लेते हैं, इंडिपेंडेंस डाल देते हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। यहां अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए? स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। फिर नेक्स्ट अपन ने समझा था कॉन्फिडेंशियलिटी। तो भाई बोला जा रहा है कि एक अच्छे ऑडिटर के लिए एक अच्छा ऑडिटर होना चाहिए, और उस ऑडिटर के अंतर्गत क्या होना चाहिए दोस्तों? इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, स्किल एंड कॉम्पिटेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि भाई अब ऑडिटर जो भी काम करता है, ध्यान से समझना, यहां से ऑडिट का बहुत बड़ा बेस होगा। अब ऑडिटर जो भी काम करता है दोस्तों, वो काम आज के लिए नहीं कर रहा है, वो काम कर रहा है आगे आने वाले 2 या 3 महीने के बाद की कहानी। एग्जाम्पल, आप जो पढ़ रहे हो, क्या सिर्फ आप आज के लिए पढ़ रहे हो?
नो, आप भी जो पढ़ रहे हैं वो आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, जो कि मई एग्जाम हो सकता है, नवंबर एग्जाम हो सकता है, कोई भी एग्जाम हो सकता है। तो आप अगर मई अटेम्प्ट के बच्चे तो आप मई के लिए पढ़ रहे हैं, आप नवंबर अटेम्प्ट के बच्चे तो नवंबर के लिए पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली में आप आज तो पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ रहे हो आगे आने वाले समय के लिए। वैसे ऑडिटर ऑडिटिंग आज तो कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है आगे आने वाले समय के लिए, जब वो क्या बनाएगा, रिपोर्ट बनाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अब क्या उस समय पर हमें आज की सारी बातें याद रहे, मन में लोडेड रहे, जरूरी है क्या? नहीं। इफ यू आर डूइंग बोथ ग्रुप, 8 सब्जेक्ट्स है, इतनी बातें आपके दिमाग में नहीं रहती, इसलिए आप हर चीज को क्या करते हो, बोलो, लिखते हो। क्या करते हो? लिखते हो। और ऑडिटर को भी बोला गया है कि भैया एक अच्छे ऑडिट के अंतर्गत आपको क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन। क्या करना चाहिए, बोलो, डॉक्यूमेंटेशन। सो व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन मतलब प्रिपेयरिंग योर वर्किंग पेपर्स। क्या बनाना चाहिए? वर्किंग पेपर्स। भाई बीइंग एन ऑडिटर आपको वर्किंग पेपर्स बनाने पड़ेंगे, और वर्किंग पेपर्स पे पूरी बातें लिखनी पड़ेगी कि भाई ऑडिटर हैं आप, तो आपने क्या क्या चेक किया, कैसे चेक किया, क्या गड़बड़ियां निकली, उन गड़बड़ियों को कैसे ठीक कराया, हर एक चीज आपको यहां पर क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, लिखनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अच्छे ऑडिटिंग में क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए दोस्तों, कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए। इसके बाद जब बड़ा ऑडिट करना होगा तो अकेले नहीं कर पाओगे, तो आपको बोला गया भाई अदर लोगों को भी इन्वॉल्व करना होगा। तो यूजिंग अदर वर्क, ठीक है, आप अदर लोगों का भी आप क्या ले सकते हैं, वर्क ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसे और अच्छे तरीके से हम लिख सकते हैं, दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ अदर पर्सन। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, दूसरे लोगों का काम यूज कर सकते हैं। अब दूसरे लोगों में अगर मैं बात करूं तो कौन आते हैं, तो आते हैं ऑडिटर, दूसरे आते हैं दोस्तों आर्टिकल्स। कौन आते हैं बताइए, ऑडिटर और आर्टिकल्स। अब समझो, आज अगर मैं बात करूं भाई आपको क्या करना है, आर्टिकल्स। ठीक है, अगर हम बात करें तो भाई बीइंग एन ऑफिस, अगर आप सीए के ऑफिस में हैं तो आपने देखा होगा कि सीए के ऑफिस में आपको क्या करने को मिलता है, सीए स्टूडेंट जाते हैं आर्टिकलशिप करने के लिए। तो आर्टिकलशिप में आखिर होता क्या है, आर्टिकलशिप में छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और जो सीए है ना उनके अंडर काम करते हैं, उनके अंडर क्या करते हैं, काम करते हैं। अच्छा, ये जो सीए हैं उनके अंतर्गत काम करते हैं, तो आज ये सीए के पास अधिकार होगा ना उनसे क्या कराने का, काम कराने का। तो दिस इज नोन एज यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर पर्सन। आप दूसरे लोगों का काम यूज कर सकते हैं, उसमें आप यूज करेंगे जनरली काम किसका, या तो किसी ऑडिटर का या तो किसी आर्टिकल का। आर्टिकल का काम यूज करते समय आपको ध्यान रखना है डीएसआर। क्या ध्यान रखना है, डीएसआर, कि भाई आपको उस आर्टिकल को डायरेक्शन देना है, सुपरविजन देना है और रिव्यू करना है उसके काम का। डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। क्या क्या करना है बोलो, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। समझ में आया सर? क्यों ये जरूरी क्यों है बेटा? आप अकेला कितना काम करोगे? हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि एक अच्छे ऑडिट में क्या क्या होना चाहिए। ऊपर लिखा है ना रेड कलर में, एक अच्छे ऑडिट में क्या क्या होना चाहिए। तो भाई मैं आपको बता रहा हूं कि एक अच्छे ऑडिट में डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, हर चीज लिखित होनी चाहिए। आप भूल जाओगे, आपको 3 महीने बाद आपको रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट बनाते समय यू विल गेट कंफ्यूज्ड, क्या टाटा में क्या था, रिलायंस में क्या पढ़ा था, सुजलॉन में क्या देखा था, टीवीएस में क्या देखा था, भूल जाओगे। हर चीज को क्या करो, लिख लो, डॉक्यूमेंटेशन। दूसरी चीज, ऑडिटर के अंतर्गत कुछ बातें होनी चाहिए, जैसे इंटीग्रिटी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए उसके अंतर्गत। नेक्स्ट बोला गया है कि अकेले शायद काम ना कर पाओ तो आप दूसरे लोगों के काम का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल, आप आर्टिकल से काम करवाओ ना, लेकिन आर्टिकल से काम कराते समय आपको डीएसआर करना होगा, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। साथ ही साथ अदर ऑडिटर का भी काम आप यूज कर सकते हो। अदर ऑडिटर मतलब कौन, मतलब बेटा ब्रांच ऑडिटर। आज बड़ी कंपनी है, बहुत सारी ब्रांचेस है, अब आप सबको ऑडिट नहीं कर सकते। रिलायंस की अगर मैं बात करूं, ट्रेंड की, बस ट्रेंड की मैं बात करूं तो रिलायंस ट्रेंड की मुझे लगता है शायद लगभग मैंने जो पढ़ा था 11,000 ब्रांचेस है, 11,000 ब्रांचेस है। 11,000 ब्रांचेस का मतलब समझ रहे हो कि अगर मुकेश अंबानी एक एक दिन एक एक ब्रांच में बिताएगा तो भी 30 साल बाद घर आएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना सारा ब्रांचेस है, 365 साल, 365 दिन का होता है ना, तो अगर अपन बात करें, मैंने बोला 11,000 ब्रांचेस है,
तो ऑब्वियस सी बात है, हो गया ना 30 साल के आसपास का फिगर। तो ऑन दैट बेसिस अगर हम बात करें दोस्तों, तो भाई उस केस में इतनी सारी ब्रांचेस है, अब 11,000 ब्रांचेस का मैं अकेला ऑडिट कैसे कर पाऊंगा? तो भाई इसके लिए ब्रांच ऑडिटर्स भी रखे जाते हैं। तो मैं क्यों ना उनके काम को यूज कर लूं कि भाई तुमने ऑडिट किया हुआ है ना, छत्तीसगढ़ की तुमने ब्रांचेस को ऑडिट किया ना, 400 ब्रांच है, 200 ब्रांचेस है, 250 ब्रांचेस है, बताओ तुमने क्या क्या काम किया, कैसा किया, तुम भी ऑडिटर हो, मैं भी ऑडिटर हूँ, ठीक है ना, मिल के काम करते, क्या दिक्कत है? तो आप ऑडिटर के काम को भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो। बस कब नहीं लोगे या आप कब लोगे, तो आप तभी लेना जब आपको उसके काम पर क्या हो, बिलीव हो। अगर आपको लग रहा नहीं नहीं मुझे इसके काम पे बिलीव ही नहीं है, तो आप उसके काम को मत लो, क्योंकि अल्टीमेटली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। अल्टीमेटली बीइंग एन ऑडिटर आप ही रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। तो इसीलिए बोल दिया गया बॉस कि बिलीफ सिस्टम अगर होगा तो ही लेना। आपको लगता है हाँ ये बंदा ठीक है, इसने जो काम किया होगा वो ठीक किया होगा, आपको उसके ऊपर भरोसा है, तो उसके काम को लेना, अदरवाइज मत करना बेवकूफी, क्योंकि अल्टीमेटली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी ऑडिटिंग ऑफ रिलायंस, क्योंकि यू विल बी द प्रिंसिपल ऑडिटर। समझ में आ गया? पक्का? तो भाई क्या क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंटेशन, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर पर्सन। ओके, अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, एक अच्छे ऑडिट में और क्या होना चाहिए? तो एक अच्छे ऑडिट में दोस्तों होनी चाहिए प्लानिंग। क्या होनी चाहिए? प्लानिंग। प्लानिंग के लिए क्या है होता है? प्लानिंग के लिए आपको 3 चीजें करनी है। प्लानिंग क्यों करता है इंसान? ताकि टाइमली एंड एफिशिएंटली तरीके से वो काम को कंप्लीट कर पाए। मेरी प्लानिंग है कि भैया मैं आज लेक्चर लूंगा, इतने आवर का लूंगा, ऐसे ही इतने 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 लेक्चर्स लूंगा, आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। तो भाई मेरा टाइमली कंप्लीट हो, एफिशिएंट तरीके से कंप्लीट हो, तो इसलिए मैंने क्या कर रखी है, आपके बैच के लिए प्लानिंग कर रखी है। वैसे ही एक ऑडिटर को भी प्लानिंग करनी पड़ती है। अब प्लानिंग करने में ऐसा नहीं होता ना मन में बैठे और प्लान हो गया, ऐसा तो होता नहीं। यू नीड सम सॉर्ट ऑफ इनपुट्स, जब इनपुट मिलेंगे तभी तो प्लानिंग हो पाएगी। तो इसीलिए इनपुट के लिए बोला गया है कि आपको अगर ऑडिट के लिए प्लानिंग करनी है तो पहले आपको समझना होगा धंधा। पहले क्या समझना होगा? धंधा। फिर समझना होगा आपको धंधा करने का तरीका। फिर आपको क्या समझना होगा? धंधा करने का तरीका। समझो, पहले आपको समझना होगा भाई ये धंधा किस चीज का है। अच्छा ये धंधा है बैंक्स का। अच्छा ये धंधा है बिग बाजार, यहाँ पे लोग आते हैं गुड्स खरीद के जाते हैं। अच्छा ये धंधा है नाटा क्लासेस, यहाँ पे बच्चे आते हैं और पढ़ करके जाते हैं, फीस दे करके जाते हैं। तो भाई पहले अपन ने समझा इनका धंधा, फिर समझा धंधा करने का तरीका। सर धंधा करने का तरीका मतलब जैसे कि भाई जो बिग बाजार है, अच्छा वाह यहाँ पर तो एक इंसान जो है बिल बना रहा है, एक इंसान कैश कलेक्ट कर रहा है, एक इंसान पैकिंग कर रहा है और एक इंसान उस सारी चीज़ों की चेकिंग कर रहा है कि जितने का बिल बना है, जो जो आइटम लिखे कि उतने ही आइटम उस पैकेट में डाले गए कि नहीं। वाह कितना अच्छा सिस्टम है। ओके ये लोग जो है पूरा कैश जो है वो पूरा बिलिंग होते हैं, बिल बनाए बगैर आप यहाँ से माल उठा के ले जा नहीं सकते। वाह इनका सिस्टम कितना अच्छा है। नाटा क्लासेस, यहां पर देखा जाए तो यार हर काम तो एक ही इंसान कर रहा है। फॉर एग्जांपल भाई वही इंसान बुक भी ले रहा है, वही मैडम आपको क्या कर रही है, अटेंडेंस भी ले रही है, वही मैडम आपसे फीस भी कलेक्ट करती है, वही मैडम आपकी काउंसलिंग भी करती है। यार यहां पे तो सारा काम एक ही इंसान कर रहा है। अच्छा और कहीं ना कहीं इन लोग कंप्यूटराइज बिल भी नहीं देते हैं, ठीक है। कई बार रिसिप्ट के बिना भी स्टूडेंट एंटर कर जाता है। अरे यार इनका धंधा करने का तरीका तो इतना अच्छा नहीं है। तो आप चेकिंग अगर मान के चलो मेरा टर्नओवर और बिग बाजार का टर्नओवर सेम है, मान के चलो 1000 करोड़ का टर्नओवर उनका भी, 1000 करोड़ का टर्नओवर मेरा भी है। मुझे बताइए दोस्तों चेकिंग करने की बात आएगी तो आप नाटा क्लासेस में ज़्यादा चेकिंग करोगे कि बिग बाजार में? नाटा। क्यों? क्योंकि आपको डाउट हो रहा है। आपने समझा ये नेचर ऑफ बिजनेस में, और आपने जब इंटरनल कंट्रोल पढ़ा तो आपको समझ में आया यार नाटा क्लासेस में लूप होल्स हैं, यहाँ पर ना ज़्यादा गड़बड़ियाँ मिलेंगी, बिग बाजार में उतनी गड़बड़ियाँ नहीं मिलेगी। इसी से ही आप सेट करते हो एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स। तो प्लानिंग के अंतर्गत आप सबसे पहले क्या करोगे? आप चेक करोगे नेचर ऑफ बिजनेस। आप समझोगे पहले धंधा, फिर समझोगे धंधा करने का तरीका, जैसे बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल, और उससे अपना सेट करोगे एक्सटेंट ऑफ चेकिंग कि भाई आखिर मुझे चेक कितना करना है, आखिर मुझे प्रोसीजर्स कितने लगाने हैं। ये चीज आप वहां पर देखोगे। दैट इज इन केस ऑफ व्हाट दोस्तों? प्लानिंग। समझ में आ गया? पक्का? चलो हम पढ़ क्या रहे हैं, एक अच्छे ऑडिट में क्या क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंटेशन, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर पर्सन एंड
प्लानिंग। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट बोला गया एक अच्छे ऑडिट में होना चाहिए भैया एक अच्छा ऑडिट एविडेंस। भाई ऑब्वियस सी बात है, एक अच्छा ऑडिट एविडेंस नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा ऑडिट कैसे किया आपने, क्योंकि ऑडिट के लिए क्या चाहिए, एक बैकअप वास्तविकता चाहिए ना। आपने चेकिंग की है तो चेकिंग करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे। अच्छा ये जो सबूत हैं ये कैसे होने चाहिए, ये सफिशिएंट होने चाहिए एंड एप्रोप्रिएट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सफिशिएंट होने चाहिए एंड एप्रोप्रिएट होने चाहिए। तो बोला गया है कि भाई आपको कलेक्ट करना पड़ेगा एविडेंस। क्या कलेक्ट करना होगा, एविडेंस। और ये जो एविडेंस है ये कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। अगर एविडेंस अच्छा नहीं है मतलब आपका ऑडिट भी अच्छा नहीं है। एग्जाम्पल के नाम पर अगर आज मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड ने यहां पर लिखा है कि भाई हमारे बैंक में 9,80,000 रुपए है, ठीक है, और बाकी ज़माने भर की चीज़ें इन्होंने और लिखी होगी, लेकिन मेरा फोकस है इन्होंने बताया कि इनके बैंक अकाउंट में कितने हैं, 9,80,000 रुपए इन्होंने लिखा है अपनी बैलेंस शीट में। तो क्या मैं मान लूँ चुपचाप, नहीं, अपन क्या करेंगे, चेकिंग। कैसे करेंगे बताइए, बैंक पासबुक निकालेंगे। वेरी गुड। बैंक पासबुक में जो फिगर दिया हुआ वो दिया हुआ 9.5 लाख रुपए। ओके, अपन आप क्या चेक करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिख रहा है चेक डिपॉजिटेड वर्थ ₹30,000 बट नॉट क्लियर्ड। भाई राम ने 30,000 रुपये का चेक दिया था लेकिन अभी तक ये क्लियर हुआ नहीं है। मतलब अब अपन को क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या राम का 30,000 रुपये का चेक आया कि नहीं आया। अब इसके लिए आप बोल सकते हो सर हम राम को फ़ोन करेंगे, उससे पूछेंगे थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, लेकिन क्या राम झूठ बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है भाई, ऑब्वियस है। आज सोचो अगर मान लीजिए मैं आपको फ़ोन करके पहले ही बोल दूं बेटा आप ये बता देना कि आपने नाटा क्लासेस को इतनी फीस दी है। अब आप बोलोगे ठीक है सर का फ़ोन आया, ठीक है सर ने बोला, अपन बोल देंगे अपना क्या जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है आपके और मेरे रिलेशन हो। वैसे राम को बोलते हैं हाँ हाँ तूने चेक दिया नहीं लेकिन बता देना कि तूने चेक दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लफड़ा हो जाएगा ना। तो भाई राम के बात पर विश्वास करें ज़रूरी नहीं है। तो सर मैंने पूछा मैनेजमेंट से भैया राम वाला तो नहीं चलेगा और कुछ बताओ। तो उन्होंने बोला सर एक काम करते हैं मैं आपको वो पर्ची दिखा देता हूँ, जब हमने क्या किया था नीचे हमने बैंक में जमा किया था तब हमारे को पर्ची मिली थी, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मैंने कहा अरे ऐसी पर्चियाँ बहुत देखी है, मैं भी पापा के साथ बचपन में बैंक में जाता था, पापा क्या करते थे चेक ड्रॉप बॉक्स में चेक को डालते थे, वो पर्ची पे खुद ही स्टैम्प मार के घर ले आते थे। अब ऑब्वियस है मेरे पापा तो ईमानदार है, वो चेक ड्रॉप बॉक्स में डालते थे। कोई इंसान ये भी तो कर सकता है कि भाई वो पर्ची पर बस थप्पा मारे और वो चेक ड्रॉप बॉक्स में चेक ही ना डाले। मैं कहा ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो बोले फिर सर और क्या करें, तो मैंने कहा भाई और क्या दिखाओगे, बोले सर आप देख लो ना हमें राम से 30,000 रुपये लेना बाकी था, हमने देखो एंट्री पास कर दिया, राम को अलग कर दिया, इसका मतलब पक्की बात है ना कि पैसा आया होगा। मैंने कहा तो तुम्हारे हाथ का ही खेल है ना, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, एंट्री तो कुछ भी पास कर सकते हो, तुम्हारी एंट्री के भरोसे थोड़ी ना चलेंगे। तो अब आप देख रहे हो कितने सारे सबूत हमें अलग अलग जगह से मिल रहे हैं, लेकिन मैं हर सबूत पर खुश नहीं हूँ, हर सबूत पर मैं क्वेश्चन मार्क उठा रहा हूँ। अब क्या करेंगे सर, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, ये तुमने मार्च में जमा कराया होगा तभी क्लियर नहीं हुआ ना, अप्रैल का स्टेटमेंट ले आओ। अप्रैल का क्या ले आओ, बैंक स्टेटमेंट ले आओ। अप्रैल का बैंक स्टेटमेंट तो मिल ही जाएगा अपन को। सर ऐसा नहीं कर सकते थे अपन बैंक वाले से कंफर्म कर लें, बैंक वाला नहीं बताएगा, बैंक वाला मुझे खुद को मेरा स्टेटमेंट के मतलब मेरी डिटेल नहीं देता। कई बार ऐसा हो जाता है कि बैंक के अंतर्गत अगर मैं गया हूँ, हम बोल रहा हूँ अरे वो बैलेंस बता देना मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, वो मुझे एक चेक फाड़ना है, तो बोलता है भैया आप अपने ऐप में देख लो। मैं बोलता हूँ यार अकाउंट नंबर दे रहा हूँ बैलेंस बता दे, मेरे ही नाम अच्छे नाट है, मेरे ही नाम पर है। बोलता नहीं नहीं भैया मैं नहीं बताऊंगा, ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। अरे नहीं तो हर कोई किसी के भी बैंक अकाउंट के बारे में पता चल कर लेगा ना। आज मुझे अगर पता चल जाए कि भाई मान लीजिए जो साबरीन है उनका बैंक अकाउंट जो है वो पंजाब नेशनल बैंक है, मुझे जानना है कि इनके अकाउंट में कितना पैसा है, मैं पहुंच गया वो साबरीन का बैंक होगा, उसका बताना कितना है। तो ऐसे बैंक वाले बताने लगे तो अमीर गरीब सब पता चल जाएगा सबको, तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों, इसीलिए भाई बैंक वाले भी क्या नहीं देते, इन्फॉर्मेशन नहीं देते। अब बैंक वाले अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं और तो बैंक से भी अपन को नहीं पता चल सकता था, तो लास्ट अब मेरे पास क्या ऑप्शन था,
अप्रैल का स्टेटमेंट निकलवाना। मैंने अप्रैल का बैंक स्टेटमेंट निकलवाया, ठीक है, अप्रैल के बैंक स्टेटमेंट में आ गया यस 30,000 रुपये फ्रॉम राम। मैं समझ गया भाई, पक्की बात है, उस समय डाला होगा 2-3 तारीख को क्रेडिट हो रहा है, मतलब पक्का ये इंसान सही बोल रहा था, और मैंने उसे सब अच्छा सबूत माना और सबूत मान करके आगे बढ़ गया। तो अपन को एक सबूत अच्छा चाहिए, अगर ऑडिट कर रहे हो तो भयंकर अच्छा सबूत चाहिए, अच्छा सबूत नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है किसकी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड अकाउंटिंग सिस्टम, इनकी आपको क्या लेनी है दोस्तों बताइए, अंडरस्टैंडिंग लेनी है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। नेक्स्ट एक अच्छे ऑडिट के अंतर्गत क्या होना चाहिए, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर कंक्लूजन रिपोर्टिंग नहीं होगी तो ऑडिट करने का क्या मतलब भाई। ट्रू एंड फेयर व्यू देना है अगर आपको, तो उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। तो ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए रिपोर्टिंग तो करनी पड़ेगी। तो एक अच्छे ऑडिट में लास्ट में रिपोर्टिंग होना जरूरी है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एन ऑडिट, एक अच्छे ऑडिट में क्या क्या होना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं एक अच्छे ऑडिट में डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए आपका, फिर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस होना चाहिए, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए, वर्क परफॉर्म बाय अदर होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए, और लास्ट में रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जिसे आप प्यार से क्या बोलेंगे, डिस्को पारी या डिस्को पैर, जैसा आप चाहें। समझ में आया दोस्तों। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एन ऑडिट, आप जवाब देंगे क्या दोस्तों, डिस्को पैर। क्या बोलेंगे, डिस्को पैर। बोलिए ये वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, आ गया अच्छे से। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये चीज़ जो है दोस्तों ये पूछी जाती है, ठीक है। तो आएंगे, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये कंसेप्ट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट। क्या देखने के लिए मिल रहा है, चलिए वहाँ पर हिंदी में लिख लीजिए, एक अच्छे ऑडिट में क्या क्या होना चाहिए। चलिए लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक अच्छे ऑडिट में क्या क्या होना चाहिए। चलिए पहला लिखा है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, चलो रीड करेंगे। हाँ यस। चलिए तो वहाँ पर आप देखेंगे, रीड करेंगे फटाफट, क्या देख रहा है पहले, ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी से काम करना है, फेयर एंड क्या होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है वहाँ पर, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो ये, फिर ऑडिटर शुड रिस्पेक्ट व्हाट दोस्तों, कॉन्फिडेंशियलिटी, शुड नॉट डिस्क्लोज सच इन्फॉर्मेशन, स्किल एंड कॉम्पिटेशन में ड्यू स्किल होना चाहिए, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंस एंड ऑडिटिंग होना चाहिए। वर्क परफॉर्म बाय अदर्स में देख रहे हैं आप, दो दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है अदर ऑडिटर एंड एक्सपर्ट, दूसरा क्या दिया हुआ है, ये असिस्टेंट्स। ये असिस्टेंट मतलब कौन हो गया, आर्टिकल। आर्टिकल के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, DSR, इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क डेलीगेटेड टू असिस्टेंट ऑडिटर शुड केयरफुली DSR। और अगर मान लीजिए अगर आपने वर्क डेलीगेट किया है किसी अदर ऑडिटर को, तो आपको ये चेक करना है स्किल एंड केयर है कि नहीं, एंड ही इज नॉट अवेयर ऑफ एनी रीजन टू बिलीव दैट ही शुड नॉट हैव सो रिलाइड। डी वाला पॉइंट पढ़ो और मुझे समझाओ क्या लिखा हुआ है। ओके एंड लास्ट से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉर्मिंग एंड
एक्सप्रेसिंग ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटिन्यूज विद द ऑडिटर। दोस्तों कहीं ना कहीं आप दूसरों का काम यूज करना कर लो, लेकिन फंसोगे आप ही। समझ में आएगी नहीं है? प्लानिंग, प्लानिंग क्यों किया जाता है? ताकि इफेक्टिव ऑडिट हो पाए इन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। अच्छा, इफेक्टिव ऑडिट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस होना चाहिए। ओके, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या समझना होगा बताइए? धंधा, फिर समझना होगा धंधा करने का तरीका, और उससे आप क्या सेट करेंगे? एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, फिर क्या लिखा है? डॉक्यूमेंटेशन, द ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट ऑल द इंपॉर्टेंट matters, ठीक है, which provides an evidence that audit was carried in accordance with basic principle. The auditor should obtain sufficient and appropriate audit evidence. Audit evidence enables the auditor to draw reasonable conclusion on the basis of which opinion is based. The auditor should gain an understanding of the accounting system and related internal control. He must reasonably ensure himself that accounting system is adequate and that all the accounting information which should be recorded has in fact been recorded. Okay. Audit conclusion and reporting. Auditor should review and assess the conclusion drawn from the audit evidence. On the basis of conclusion, he should express his opinion. The audit report should contain a clear written opinion and should comply with the legal requirement. तो क्या हो गया यहाँ पे बताइए दोस्तों? बेसिक प्रिंसिपल क्या हो गया? डिस्को पेयर। बोलिए, कोई भी डाउट? हाँ जी, हाँ हाँ, इसको अपन आगे जाकर के समझेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर अभी नेचर टाइमिंग पर मैंने नहीं बताया, लेकिन मैंने एक्सटेंड बताया। एक्सटेंड मतलब कितना डीपली जाना है। तो पहले आप समझो धंधा, फिर समझो धंधा करने का तरीका, और फिर कितना डीपली आपको उसे चेक करना होगा, यहाँ पर अपन उसके बारे में। अभी नेचर क्या होता है, टाइमिंग क्या होता है, ये मैं आपको 3rd चैप्टर में बताऊंगा। चलिए बोलो, ऑनलाइन वाले बच्चों कोई डाउट है? बोलो यस नो, नो यस, नो 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 नो। ओके, क्या बात है। चलिए, तो ये बेसिकली अपन ने क्या पढ़ा है? अपन ने पढ़ा है बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट, ठीक है। अब जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, बेसिकली मैं आपको आज जो स्टार्ट कराने वाला हूँ, आज मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ आपको एक स्टैंडर्ड, ठीक है। क्या स्टार्ट कराने वाला हूँ? एक स्टैंडर्ड। और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स हैं उसकी बातें जो है वो चालू होंगी ऐसे 200 से ही। किससे चालू होंगे? ऐसे 200 से। ऐसे 200 का नाम क्या है दोस्तों? ध्यान से देखेंगे। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस। मेरे साथ बोलना है दोस्तों, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ एसेस। स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट को कंडक्ट करना, ठीक है। अब अगर हम बात करें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, मतलब कि भाई ऑडिटर जो है उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात हो रही है। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव? क्या होता है ऑब्जेक्टिव का मतलब? क्या होता है? तरीका नहीं, गोल्स, मंजिल। मंजिल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्टिव। आज अगर देखा जाए तो आप भी एक ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ काम करने वाले हैं, कर रहे हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें भाई ऑब्जेक्टिव मतलब आपका गोल क्या है। किसी भी इंसान के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है जिसे अपन बोलते हैं प्राइमरी, और एक होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। आज अगर मैं बात करूं आपकी भी, तो आपके भी 2 ऑब्जेक्टिव के साथ आप बैठे हो। एक है आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सर पास करा दो। जैसे मैं बोलूंगा ना अभी, बेटा ये 16 नंबर का 100% आएगा, सब ऐसे हाँ सर बताओ, अब बताओ। और अगर मैंने बोल दिया बेटा ये पक्का नहीं आएगा कि नहीं आएगा, फिर तुम क्या उड़ाते हो उसको, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा हालत कर देते हो उसका। जैसे अभी मैंने पूछा कि डिफरेंस बिटवीन, मैंने कहा बेटा इसको जस्ट रीड में करना है, तो सारे बच्चे सोच आ गए, हाँ सुनाओ जो बोलना है आपको बोलो। तो कहीं ना कहीं क्या है, जैसे ही मैं बोलूंगा दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही आएगा, आप बोलते हो हाँ आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि पास होना है। योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज पास होना है। लेकिन हाँ, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव अकेले नहीं किया जा सकता, इसके लिए आजू बाजू में बहुत सारे और भी काम करने पड़ते हैं।
सिंपल सी बात है। आज मेरा भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई मैं बच्चों को सेटिस्फाइड कर पाऊं, लेकिन बच्चों को सेटिस्फाइड करने के लिए आसपास की भी चीजों को देखना पड़ता है मुझे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि सिर्फ अच्छा पढ़ा देने से बच्चा सेटिस्फाइड नहीं होता, आपको अच्छा बैठने की व्यवस्था मुझे यहाँ करानी है, आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी के पूरा अरेंजमेंट्स यहाँ कराने हैं, आपके नीचे एडमिनिस्ट्रेशन का अरेंजमेंट कराना है। अच्छा मैं अकेला फैकल्टी नहीं हूं तो सारे फैकल्टी का अरेंजमेंट कराने हैं, टाइमिंग मैनेजमेंट सही होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये भी साथ ही साथ चलनी चाहिए, तभी तो बच्चा जो है वो खुश होगा। तो कभी भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव खुद अकेले नहीं हो सकता। तो जैसे आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, पास होना, तो क्या आप एवं ही पास हो जाओगे क्या? नहीं, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है नो डाउट कि आपको क्या होना है, पास होना है। लेकिन पास होने के लिए आपको क्या चाहिए, नॉलेज। सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं होगा, क्या आप पास हो पाओगे? नहीं। तो मेन ऑब्जेक्टिव है आपका क्या होना, पास होना। उसके लिए आपका साथ साथ चलने वाला एक ऑब्जेक्टिव है, जैसे क्या बोलेंगे, जैसे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, जैसे अपन क्या बोलेंगे बताइए, वो है नॉलेज। वो है नॉलेज को क्या करना, गेन करना। अच्छा सुनो, हमारे लिए नो डाउट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव तो इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइमरी। जैसे कि याद करो, आपने सीए फाउंडेशन पढ़ा होगा, सीपीटी पढ़ा होगा, कुछ भी आपने पढ़ा है, आपने उसमें मैथ्स नामक एक सब्जेक्ट पढ़ा था। क्या आपको आज भी मैथ्स की हर एक बातें याद है? क्या आज भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन याद है? अच्छा याद है, अरे रे ये एक अनोखी बच्ची मिली है। चलो, कोरिलेशन रिग्रेशन याद है? आंसर इज नो। देखो नो की बाढ़ आ गई यहाँ पर कि नहीं सर कुछ भी याद नहीं है। देखा जाए तो भाई वहां पर आपका कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, ठीक है, थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसका आपने नॉलेज पूरा नहीं भी लिया, बट क्या जैसे तैसे पास हो गए? आंसर इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। अपन ने देखा मैथ्स में भाई 100 में से अपन को 40 पासिंग के लिए चाहिए थे, 40 आ गए, बस खेल खत्म, एग्रीगेट बन गया, खत्म करो, रिजल्ट अपना पास। तो ऑब्वियस सी बात है, तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है वो अचीव करना इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी कई बार अचीव नहीं भी होता है या फुली तरीके से नहीं होता। देखो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि मैथ्स में तुम जीरो ही हो, नील बटे सन्नाटा तो नहीं हो, नहीं तो फिर 40 भी कैसे आते? मतलब कि आपने मैथ्स में पूरा नॉलेज नहीं लिया, उतना नॉलेज नहीं लिया जितना टीचर के अंदर था, बट फिर भी आपने उतना नॉलेज मेंटेन कर लिया ना जिससे आप पास हो सकते थे। दैट मीन्स यू आर पास। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मैं पूरा अचीव कर पाऊं, 100% अचीव कर पाऊं, जरूरी नहीं है, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को 100% अचीव करना जरूरी है। पास होना है, 100% पास होना, आधा अधूरा पास कुछ नहीं होता। एक बच्चा एग्जामिशन ले आया, 3 में फेल है, वो फेल ही है बेटा, समझ आया, वो कोई आधा अधूरा पास नहीं हुआ। तो ऑब्वियस ही बात है, पास मतलब 100% पास। तो भाई जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो 100% अचीव करना है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है जो 100% अचीव नहीं भी किया तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत भी अचीव किया तो भी चलेगा। तो जैसे मेरा और आपका एक ऑब्जेक्टिव है जिसको लेकर के अपन ने इतनी बातें की है, वैसी ऑडिटर का भी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है पता है? ओपिनियन देना, ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। उसको मस्त सा ओपिनियन देना है, अच्छा सा उसको क्या देना है, ओपिनियन देना है। अब अगर हम बात करें ओपिनियन देने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एविडेंसेस ढूंढने पड़ेंगे। अच्छा जब ओपिनियन देना है और उसे ढूंढ रहा है, अच्छा ये जो चेकिंग कर रहे हैं, चेकिंग करके इंसान क्या ढूंढ रहा है मुझे बताओ? वो ये ढूंढ रहा है कहां कहां अच्छा है कि कहां कहां मिस स्टेटमेंट है, कहां कहां मिस्टेक्स है। आप समझो ना, जब मैं आपकी कॉपी चेक करता हूं ना तो मैं ये नहीं दिखता वाह बच्चे ने ये अच्छा लिखा, बच्चे ने ये अच्छा लिखा, बच्चे ने ये अच्छा लिखा। मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता है कि बच्चे ने क्या किया भाई, यहां गड़बड़ियां लिखी है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यहां पर हमारा जो फोकस रहता है वो फोकस हमारा किस पर रहता है दोस्तों, मिस स्टेटमेंट्स पे रहता है। तो बीइंग एन ऑडिटर ऑल्सो, ऑडिटर क्या चाहेगा, ऑडिटर चाहेगा डिटेक्ट करना किसको दोस्तों, मिस स्टेटमेंट को। और पता है मिस स्टेटमेंट भी ऐसी वैसी मिस स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि मिस स्टेटमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। मिस स्टेटमेंट कौन सी पता है, मटीरियल मिस स्टेटमेंट। तो भाई डिटेक्शन ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट ऑडिटर का क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि वो सारे मिस स्टेटमेंट को नहीं ढूंढ सकता। हाँ लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाना चाहिए कि वो ओपिनियन ताबड़तोड़ दे, अच्छा ओपिनियन दे। किस पर अच्छा ओपिनियन दे, ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। समझ में आया? तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एक अच्छा ओपिनियन देना, और उस अच्छे ओपिनियन को देने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, मटीरियल मिस स्टेटमेंट को ढूंढना पड़ेगा। बट क्या मटीरियल मिस स्टेटमेंट 100% ढूंढा जा सकता है?
नहीं ढूंढा जा सकता। सर क्यों? क्योंकि यहां पर मौजूद है इनहेरेंट लिमिटेशंस। क्या मौजूद है बोलो? इनहेरेंट लिमिटेशन। एग्जाम्पल के नाम पर अगर हम बात करें दोस्तों, मुझे बताइए, आज अगर मैं बात करूं इनहेरेंट लिमिटेशन की, ध्यान से समझिएगा, आज अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल, तो आज मेरा अकाउंटिंग सिस्टम जिस पे हम काम कर रहे हैं वो इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, क्यों अच्छा नहीं है? आज आप मुझे ये बताइए, जो ये प्रोजेक्टर है मैंने खरीदा अभी अभी 40,000 रुपीज़ का, 40,000 रुपीज़ को डिप्रिशिएट करके भी अगर करेंगे 10% से भी क्या, 36,000 का प्रोजेक्टर है। अगर अभी मैं इस प्रोजेक्टर को निकालूंगा और बेचने की बात करता हूँ तो क्या 36,000 में बिक जाएगा? बोलो यस और नो? नहीं। और महंगे में ही बिकेगा? नहीं। और सस्ते में जाएगा? 28,000, 29,000, 30,000, ऑब्वियसली बात है इतने में ही बिकेगा आज। लेकिन मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने का दिख रहा है? 36। क्या ओरिजिनल वैल्यू इतनी है? नहीं है। देखो ना, आज मैं अपनी एसेट को कितना ओवर वैल्यूड दिखा रहा हूं। क्या ये सही है? गलत है? गलत है। बट हमारा अकाउंटिंग सिस्टम ये बोलता है, मैं क्या कर सकता हूं? मेरे दादाजी ने 3 लाख रुपए में जमीन खरीदी थी, ठीक है, आज 84,000 रुपीज पर एकड़ की जमीन उन्होंने खरीदी थी। और उन्होंने कितने एकड़? उन्होंने 4 एकड़ खरीदी। अब 4 एकड़ उन्होंने जमीन खरीदी, 3-3.5 लाख की जमीन थी। आज वैल्यूएशन करा है 12.5 करोड़ की जमीन है वो, लेकिन मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने की दिख रही है? 3.5 लाख। समझ में आया कि नहीं आया? आज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 3.5 लाख की दिख रही, क्योंकि दादाजी ने उस जमाने में खरीदी थी। आज हम बेचने जा रहे हैं 12.5 करोड़ रुपए की बिक रही है। तो आप मुझे बताइए, तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर देखा जाए तो भाई वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं आज भी अपने आप को गरीब दिखा रहा हूं। मेरी लाखों में टैली हो रही है क्या? बैलेंस शीट, बल्कि बैलेंस शीट में एक ही प्रॉपर्टी कितने की है? करोड़ों की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम ही ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूं? तो अकाउंटिंग सिस्टम जो है उसके अंतर्गत थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा, मैनेजमेंट जो है वो फ्रॉड कर सकता है। आज अगर मुझे टैक्स नहीं देना, मुझे जीएसटी नहीं देना, मुझे इनकम टैक्स नहीं देना, मैं आपकी रिसीट्स को क्या नहीं करूंगा? दिखाऊंगा ही नहीं, अकाउंट्स में इनकम में डालूंगा ही नहीं। कैश में आ रहा है, जनरली बच्चे कैश में फीस दे करके चले जाते हैं। ये तो कोविड आ गया जिस वजह से यूपीआई चालू हो गया, नहीं तो जनरली सब लोग किस में लाते थे? कैश में। तो कैश में भाई मैं भी ऐसा था कि मैं एंट्री शायद किसी की ना करूं, किसी को ना दिखाऊं। तो भाई मेरी हो सकता है इनकम आपको 1.5 करोड़ के आसपास दिख रही हो सकता है माय ओरिजिनल इनकम मे बी 2 करोड़, 2.25 करोड़, क्योंकि मैंने बहुत सारा पैसा क्या कर दिया? आउट ऑफ द बुक्स रखा है। तो ये मैनेजमेंट का फ्रॉड है। क्या आप पता लगा पाओगे? जरूरी है? नहीं। यू वोंट बी एबल टू डिटेक्ट ऑल द मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स बिकॉज देयर आर सम inherent limitation. An inherent limitation is like हमारा अकाउंटिंग सिस्टम खराब है, फ्रॉड डन बाय दी मैनेजमेंट। अच्छा, मुझे कितना समय मिलता है ऑडिट करने के लिए? टाइम ही कितना मिलता है बताओ? 4 महीने, 3 महीने, 4 महीने में मेरे को इतनी बड़ी कंपनी को ऑडिट करना है। क्या मैं फुल ऑन अंदर घुस घुस के एक एक को चेक करूंगा? नहीं। जब मैं उस पर टेस्ट चेकिंग लगाऊंगा, सैंपलिंग लगाऊंगा, तो मैं सभी को चेक नहीं कर पाऊंगा। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो बिकॉज ऑफ दीज इनहेरेंट लिमिटेशन में क्या नहीं कर सकता? डिटेक्शन ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं कर सकता। बट फिर भी इतना तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट को ढूंढना ही पड़ेगा दोस्तों, ताकि अपन क्या फ्रेम कर पाए अपना ओपिनियन। अरे इतना तो पेपर अटेम्प्ट करके आ जाना, माना तुम्हें नहीं बना 20 नंबर का, लेकिन इतना तो अटेम्प्ट कर लेना कि 40 आ जाए। आया कि नहीं है? तभी तो तुम पास हो गए। वैसे यहां पर भी है कि इतना तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट ढूंढ लेना ऑडिटर की, तुम क्या दे पाओ? एक अच्छा ओपिनियन दे पाओ। आया कि नहीं आया? पक्का अच्छे से? तो ये चीज यहां पर पे भी लिखी है, पढ़ो एक बार। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखो, दिख रहा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? पहला क्या लिखा है? रिपोर्टिंग। क्या लिखा है? पढ़ो। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? टू एक्सप्रेस फॉर दोस्तों ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट ने जो प्रिपेयर किया है। हाउएवर हिज ओपिनियन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन अश्योरेंस एज टू फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। हम ये नहीं बोल सकते कि आप जो ओपिनियन देंगे उसके कारण मतलब आगे जाकर के हमारा धंधा चलेगा ही चलेगा। ये चीजें बोलना थोड़ा मुश्किल है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। रिपोर्टिंग हमें किस पर देनी है? रिपोर्टिंग किस पर देनी है? whether financial statement represent true and fair view. Okay, what do you mean by true and fair view?
PRD, पॉलिसीज, रेगुलेशन एंड डिस्क्लोजर्स। ओके, नेक्स्ट पर आएंगे तो आपको दिख रहा है कौन सा ऑब्जेक्टिव? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है बताइए? डिटेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट। चलिए पढ़िए क्या लिखा है अब इसमें। चलिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ा क्या आपने? चलिए क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है भाई कि ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दस, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज डिटेक्शन ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट इज दैट ऑफ मैनेजमेंट। भाई ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मेरा नहीं है, बीइंग एन ऑडिटर मैं काहे के लिए आपका मिस स्टेटमेंट ढूंढता बैठूं? ये आपका काम है कि आप मिस स्टेटमेंट को ढूंढो। ठीक है, अगर कोई डाउटफुल सिचुएशन अगर मुझे मिलेगी तो मैं एक्सटेंड कर सकता हूं अपने प्रोसीजर्स को। ठीक है, अच्छा एक और चीज याद रखेंगे कि ऑडिटर जो है, ठीक है, ऑडिट में नॉट रिवील ऑल दी मिस स्टेटमेंट। ठीक है, सारे मिस स्टेटमेंट को ऑडिट रिवील कर पाए जरूरी नहीं है। इफ ऑडिटर परफॉर्म हिज वर्क इन अकॉर्डेंस विद बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट, ये क्या होता है? अब भी पढ़ा ना डिस्कोपरी? यस, अगर ऑडिटर ने डिस्कोपरी के हिसाब से काम किया होगा तो ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर नॉन डिटेक्शन ऑफ द मिस स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्लाइंट। However, if he notices material misstatement resulting from fraud, he should communicate the same at appropriate level of management. If misstatement are found, he should ensure that appropriate disclosure either in financial statement by management or his audit report. क्या बोलते हैं? Unless doubtful situation are there, auditor is totally justified in relying upon, प्लीज इसे ठीक करेंगे, रिप्लाइंग लिखा है तो उसे रिलाइंग कर देंगे। इन रिलाइंग अपॉन द मैनेजमेंट और एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट, एनी अनडिटेक्टेड फ्रॉड इन द अकाउंट्स व्हिच कांट बी ऑब्जर्व्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज फेलियर ऑफ ऑडिट। अगर कोई बात आप छोड़ दी, आप भूल गए, आप मतलब भूल नहीं गए, आप चेक किए लेकिन आपको नहीं मिली, या कोई मिस स्टेटमेंट ऐसा है जो कि नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि देयर इज अ फेलियर ऑफ ऑडिट, उसे फेलियर ऑफ ऑडिट माना नहीं जाएगा। एन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। ऑडिटर जो है दोस्तों वो कहीं से भी गलतियों को ठीक करने के लिए नहीं, वो गलतियों को सिर्फ देखने के लिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं आपको सिर्फ अगर ऐसा कुछ आता है तो आप बेसिकली सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखेंगे, सिर्फ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के बारे में। चलिए अब ध्यान से समझेंगे दोस्तों। अब ऑडिटर जो है, मैंने आपको बताया क्यों वो पूरे के पूरे क्या है, वो पूरे के पूरे मिस स्टेटमेंट को क्यों नहीं ढूंढ पाता है। अपन ने बात किया क्योंकि वहाँ पे क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट लिमिटेशन किसके कारण है? बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बिकॉज ऑफ एक्ट डन बाय मैनेजमेंट, लिमिटेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कॉस्ट। अब नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेट रिपोर्टिंग क्या है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है। ठीक है, आज अकाउंटिंग करने का हमारा तरीका ठीक नहीं है। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय मैनेजमेंट। एग्जांपल अकाउंटिंग एस्टिमेट, ऑडिटर हैज टू चेक वेदर दीज एस्टिमेट्स अपीयर टू बी रीजनेबल। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एंड अदर डू नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली बताते ही नहीं इंफॉर्मेशन। फ्रॉड डन बाय मैनेजमेंट मे इन्वॉल्व केयरफुली डिजाइन स्कीम टू कंसील इट, दस ऑडिटर मे नॉट डिटेक्ट इट। लिमिटेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कॉस्ट, user expectation that auditor will form an opinion on the financial statement within a reasonable period of time and at reasonable cost। लोग ये समझते हैं कि यार ये फटाफट ऑडिट कर दे और फटाफट ऑडिट रिपोर्ट दे दे, कम समय पर भी दे दे। अब ऐसा काम अगर लोग करवाएंगे और हम अगर ऐसा काम करेंगे तो हमें टेस्ट चेकिंग करना पड़ेगा, जिसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, हम ठीक से पूरी चीजों की चेकिंग नहीं कर पाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या लिखा है? पावर्स आर लिमिटेड। किसके हिसाब से? इन्वेस्टिगेटर। आपको याद है इन्वेस्टिगेटर तो एकदम घुस के चेक करता था, क्रिटिकल एग्जामिनेशन करता था, लेकिन ये काम हम नहीं कर पाते। बोलिए क्या ये बात यहां तक के समझ में आई? फिक्स है अच्छे से? चलो अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा और फिर अपन ऑडिट की क्लास को ओवर करेंगे।
एक शब्द और समझ लीजिए दोस्तों, दैट इज नोन एज रिस्क। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क? रिस्क का मतलब क्या होता है? खतरा। वेरी गुड। अच्छा, आपको भी क्या रिस्क लगता है कि आगे मई में, नवंबर में किसी चीज का रिस्क लगता है? किस चीज का? अच्छा, नहीं निकला तो कभी ऐसा किसी को रिस्क हुआ है? पास हो गए तो क्या होगा? कैसा कभी लगा है? अच्छा, नालायक है। चलो, तो वैसे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जनरली फेल होने का हमें क्या होता है? रिस्क होता है, डर होता है, खतरा होता है। पास होने का खतरा नहीं लगता, पास होने पे हमें खुशी होती है। मतलब कोई नेगेटिव चीज ही होती है जिसका हमें क्या लगता है? रिस्क लगता है। अब ऑडिट रिस्क, तो ऑडिट रिस्क मतलब ऑडिट का मतलब क्या? क्या देना? ओपिनियन देना। अभी तो यही समझो ना, ऑडिट का मतलब क्या होता है? ओपिनियन देना। तो ओपिनियन देना और ये क्या दिया हुआ है? रिस्क। तो भाई यहां पे लिखा ओपिनियन देना और उसका रिस्क की बात करें तो यहां पे कौन से ओपिनियन देने की बात करोगे? अच्छा कि गलत? अच्छा कि गलत ओपिनियन? रिस्क लिखा ना, रिस्क। तो रिस्क का मतलब अच्छा ओपिनियन देने का रिस्क है कि गलत ओपिनियन देने का? गलत ओपिनियन। अरे नेगेटिव है ना, अभी तो समझाया। तो जनरली क्या हो जाता है कि भाई ऐसा है, ऑडिट रिस्क मतलब यार गलती से, या गलती नहीं जैसे भी हो मैंने कहीं गलत ओपिनियन दे दिया तो वो जो गलत ओपिनियन देने का खतरा है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑडिट रिस्क। अच्छा, ये गलत ओपिनियन देने का खतरा हाई रहता है। कैसा रहता है? हाई। आप जब सीए में घुसे तो आपको ऐसा नहीं था यार लाएंगे फाड़ देंगे बोथ ग्रुप निकाल लेंगे, नहीं, आपको डर था भाई फाउंडेशन तो निकल गया है, इंटर पता नहीं कैसे निकलेगा, जल्दी जल्दी कोचिंग सर्च करो। तभी तो कोचिंग क्लास गए, तभी तो अपने मम्मी पापा का हार्ड अर्न मनी आपने वहाँ कोचिंग क्लासेस में इन्वेस्ट किया, अपना इतना कीमती समय 8-8 9-9 घंटे की क्लासेस में आपने इन्वेस्ट किया। क्यों किया? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर था इंटर ऐसे नहीं निकलेगा। आपने उस खतरे को कम करने के लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन किया, अच्छी कोचिंग क्लास ज्वाइन किया, वहां पैसा दिया, वहां समय दिया, वहां टेस्ट सीरीज दिया, आईसीआई के एग्जाम में बैठे, क्योंकि आपको उस खतरे को क्या करना था? कम करना था। तो ऑब्वियस ही बात है, कोई भी चीज जब हमें मिलती है तो उससे रिलेटेड खतरा हमेशा हाई होता है। तो जैसे ऑडिटर जो है, जब उसको कोई ऑडिट मिलता है तो उसको हमेशा खतरा रहता है यार मैं यहां पे गलत ओपिनियन दे दूंगा। तो भाई उसको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करके ऐसा कुछ करना होगा ताकि वो इस खतरे को क्या कर सके? कम कर सके। अब मेरा बड़ा सवाल है, क्या इस खतरे को टोटल जीरो पे ला सकते? क्या आप कभी किसी दिन इंटर के एग्जाम से पहले ऐसा बोल सकते हो कि भाई जो आईसीआई को पेपर देना है दे के बता दे, पास तो अपन है ही पहले से? क्या ऐसा कभी कॉन्फिडेंस आएगा? ऑल इंडिया रैंक 1 को भी नहीं रहता है। AIR 1 के भी इंटरव्यू कभी सुनोगे शायद तो आपको यही मिलेगा, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा आ जाएगा, मेरा तो ये पेपर भी बिगड़ गया था। तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑल इंडिया रैंक 1 वाला ऐसा बोलता है। समझ में आया? मतलब कभी भी आप तो चैलेंज कर ही नहीं सकते हो कि आईसीआई जैसा पेपर बनाना है बना के दे दे, मैं बैठा हुआ हूं। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते। मतलब आप कभी भी अपने उस रिस्क को जीरो नहीं कर सकते। आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हो, हाँ यार पेपर की तैयारी अच्छी की है, लेट्स सी यार पेपर कैसा जाता है। बाकी यार मैंने अपनी तरफ से 2 रिवीजन 3 रिवीजन कर लिया, टीचर ने अच्छा पढ़ा दिया, टेस्ट सीरीज में अच्छा किया, होप सो यार सब अच्छा जाएगा। तो आप सब होप बोलते हो, आप 100% नहीं बोल सकते हो। तो यही चीज यहां पर पे भी है। आज ऑडिटर जो है वो क्या नहीं कर सकता? अपने ऑडिट रिस्क को जीरो पे नहीं ला सकता। जिस दिन वो बोल देना मेरा ऑडिट रिस्क जीरो पे है, इसका मतलब वो ये बोलना चाहता है कोई मिस स्टेटमेंट ही नहीं है, मैंने सब देख लिया, आई एम 100% श्योर, जो ओपिनियन मैं दे रहा हूं वही बेस्ट है। मतलब वो तो जजमेंट देने की बातें कर रहा है जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इसीलिए ही ऑडिटर को बोला जाता है कि भैया यू आर नॉट एक्सपेक्टेड एंड यू कैन नॉट, क्या लिखा है? ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो। वो जीरो पे नहीं ला सकता है। एंड देयरफॉर he cannot obtain absolute assurance that the financial statement are free from material misstatement। आप कभी ये नहीं बोल सकते भाई मेरे को पता है ये एकदम फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, कोई भी गड़बड़ी नहीं है, मैं बोल रहा हूं। आप इतने दावे से नहीं बोल सकते क्योंकि अकाउंटिंग सिस्टम बर्बाद है, मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है, तुम्हारे पास टाइम था नहीं, तुमने पूरी चेकिंग नहीं की है, तो तुम इतना बड़ा दावा नहीं कर सकते हो। आपसे ये उम्मीद भी नहीं करते, कर भी नहीं सकते हो। हाँ बस ये कर सकते हो कि आप अपने ऑडिट रिस्क को क्या कर सकते हो? रीजनेबली लो लेवल तक ला सकते हो। क्या इंग्लिश यूज किया बोलो? रीजनेबली लो लेवल तक ला सकते हो, लेकिन कभी भी उसे जीरो नहीं कर सकते। समझ में आया? पक्का अच्छे तरीके से? दिस इज बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। समझ में आ गया? पक्का?
अपने नाम क्या, अपने स्टैंडर्ड का नाम क्या बताओ? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस। तो अगर देखा जाए तो मैंने आपको प्राइमरी पढ़ाया, सेकेंडरी पढ़ाया, थोड़ा सा ऑडिट रिस्क का नॉलेज दिया, इन्हीं सभी को मिला करके अब अपना क्या बनेगा? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बनेगा। भाई ऑब्वियस है ना। आप मेरे पास आकर के क्या बोलते हो? सर आप कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझा दीजिएगा और साथ ही साथ एग्जाम भी पास करा दीजिएगा। अगर आप बोलो सर कंसेप्ट अच्छे से समझाना, बेटा मैं सीए फाउंडेशन का लॉ बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, वही पढ़ेंगे अपन, क्या चलेगा क्या? नहीं। आप बोलोगे सर एग्जाम में सीए इंटर का पास कराना है, तो इसीलिए ऐसा पढ़ाइएगा कि पास भी हो जाए और नॉलेज भी आ जाए। तो आप दोनों ही चीजें करते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो वैसे ही इसी से ही आपका बना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। एक बच्चा आके ये नहीं बोलता मेरे से सर से पास करा देना, तो फिर तो मैं उसको बोलूंगा ये पकड़ क्वेश्चन बैंक रट ले, हो जाएगा, लेकिन उसको मुझे नॉलेज भी तो देनी है। तो आज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉलेज भी दो सर इतना अच्छे से कि हम क्या हो जाए? पास भी हो जाए। वैसे ही ऑडिटर का भी क्या है? अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि भाई उसको ऑब्टेन करना है रीजनेबल अश्योरेंस। कौन सा अश्योरेंस? रीजनेबल। रीजनेबल के बदले अभी अपन ने एक और अश्योरेंस पढ़ा था, एब्सोल्यूट। यहां एब्सोल्यूट अश्योरेंस करने को लिए नहीं बोल रहे हैं। कौन सा अश्योरेंस लाना है? रीजनेबल। क्योंकि एब्सोल्यूट जिस दिन ला दोगे तो तुम उस दिन क्या बोल रहे हो कि ऑडिट रिस्क क्या है? जीरो, जो कि हो ही नहीं सकता है। इसीलिए अपना काम क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। किस चीज के लिए? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अच्छा मिस स्टेटमेंट किसके कारण होगी? या तो फ्रॉड के कारण होगी या तो एरर के कारण। अभी अपन ने पढ़ा ना फ्रॉड वर्सेस एरर, क्यों पढ़ा? इसीलिए तो पढ़ाया ताकि आपको याद रहे कि अच्छा ये दो शब्द भी हैं हमारे बीच में। वेरी गुड। तो भैया अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, तो आप बोलोगे भैया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। किस चीज के बारे में? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ये मिस स्टेटमेंट किसकी वजह से होती है? वेदर ड्यू टू फ्रॉड और वेदर ड्यू टू एरर। अच्छा ये निकाल लिया, रीजनेबल अश्योरेंस आ गया, अब क्या करूं? तो अब ओपिनियन देना, देयर बाय इनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन यहां पे ट्रू एंड फेयर व्यू को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। यहां पर बोला गया है कि भाई वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद FRF। सर व्हाट इज FRF? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये ट्रू एंड फेयर व्यू ही वाली बात है, बस अलग भाषा में बोल दी गई। सर व्हाट इज दिस FRF? FRF क्या होता है? दोस्तों ये अकाउंट्स को बनाने का जो तरीका है, अकाउंट्स में लगने वाली जितनी पॉलिसीज हैं, अकाउंट्स में बोले गए जितने डिस्क्लोजर्स हैं, उन सारे ये जो PRD है ना, इसको अगर एक शब्द में मुझे बोलना होगा तो वो होता है FRF। जो स्टैंडर्ड्स, जो रूल्स, जो रेगुलेशन, जो पॉलिसी, जो स्ट्रक्चर, जो शेड्यूल, ये जो भी अकाउंट्स में लगते हैं उस काम को करने के लिए उसे अपन एक शब्द में क्या बोलेंगे? FRF। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने बैंकिंग कंपनी का अकाउंटेंसी पढ़ लिया? क्या बैंकिंग कंपनी का अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं अभी पढ़ाया? नहीं पढ़ाया अभी। इंश्योरेंस का पढ़ा? नहीं पढ़ा। एडवांस अकाउंट्स में क्या पढ़ा है? ESOP और एमैल्गमेशन। अच्छा अभी दो ही चल रहे हैं। चलो मेरी बात ध्यान रखना, जब आप बैंकिंग का अकाउंटेंसी पढ़ोगे ना, अकाउंटिंग बहुत डिफरेंट होगा, वहां पर सारी बातें एकदम अलग दिखेगी आपको, क्योंकि उसके लिए एक्ट पता है कौन सा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इंश्योरेंस कंपनी का भी अकाउंटिंग है आपके सिलेबस में। जब आप उसकी अकाउंटिंग पढ़ोगे तो आप बोलोगे अरे यार बैंकिंग की एकदम अलग थी, नॉर्मल तो हम एकदम अलग कर रहे हैं, इंश्योरेंस का तो एकदम नया आ गया। तो वो क्यों? वो IRDAI के हिसाब से चलता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अगर अपन बात करें तो भाई आज बैंकिंग कंपनी की एक अलग ही आपको दिखेगा बनाने का तरीका, इंश्योरेंस कंपनी का अलग दिखेगा। बैंकिंग कंपनी में आपको एक शब्द बहुत सुनाई देगा, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये आपने अमेलगमेशन में नहीं सुना होगा, ESOP में नहीं सुना होगा, शायद और कहीं नहीं सुना होगा, अकाउंट्स ग्रुप 1 में कहीं नहीं सुना, तो इसमें सुना है आपने। तो एक्चुअली में जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से बैंकिंग का बनता तो उसका FRF अलग है, इंश्योरेंस का FRF अलग है, पार्टनरशिप का FRF अलग है, अमेलगमेशन के लिए FRF अलग है। तुम इसका इसको अगर ऐसा मिक्स कर दोगे, इसका मतलब आपका FRF सही नहीं है, और जहां FRF सही नहीं होगा मतलब इट इज नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। तो हमें यही चेक करना है कि एप्लीकेबल FRF के हिसाब से बनाया कि नहीं बनाया। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, तो आप बोलेंगे टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू
fraud or whether due to error, thereby enabling an auditor to express opinion on the financial statement, ठीक है, in all material respect की जो financial statement तैयार हुए in accordance with what दोस्तों applicable FRF। तो अपन बोलेंगे कि भाई ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल FRF। वापस से बताइए ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू fraud or whether due to error, thereby enabling an auditor to express opinion on financial statement that it is prepared as per applicable FRF। समझ में? आप चाहें तो ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू लिख सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ऐसे 200 की भाषा में अपन को पढ़ना है। अगर अब आपने वहां ट्रू एंड फेयर व्यू लिख दिया, बात वही है, लेकिन ऐसे 200 ने वैसा नहीं लिखा है, अपन वैसा लिखेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको एप्लीकेबल FRF शब्द को यूज करना ही पड़ेगा। अच्छा सर, यही हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव? नहीं बेटा, इसके आगे आपको रिपोर्ट भी तो करना है। क्या देना? ओपिनियन। अभी तो यही पता कि रीजनेबल अश्योरेंस आ गया, हाँ, तो उसके बाद रिपोर्ट भी तो बनाओगे ना, ऑब्वियस है। तो फिर क्या है? एंड टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको रिपोर्ट तैयार करनी, इन कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसेस। क्या बोलते पब्लिक? समझ में आ गया? पक्का? चलो, अब इसके बाद है तो इसके अंदर बहुत सारी और भी बातें, लेकिन आज की क्लास में अपन सिर्फ इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे तो ऐसे 200 के आगे की और भी कहानियां पढ़ेंगे, फिर एक नया इंटरेस्टिंग ऐसे चालू होगा जो कि होगा फ्रॉड्स के ऊपर, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज के लिए अपन करते हैं इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। बोलिए यस और नो। ओके।